हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में एक बहुत ही अमेजिंग मोटिवेशन के साथ कि हर एग्जाम में हम होंगे कामयाब के साथ आज के इस सेशन में हम क्लास 8th साइंस के 17th चैप्टर स्टार्स एंड द सोलार सिस्टम का हम एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज प्लैनेट्स। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी स्टार्स के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि हमारे यूनिवर्स में 10,000 बिलियन स्टार्स होते हैं, जिनमें से कुछ स्टार्स आपस में कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं कि उनके अरेंजमेंट से कुछ रिकॉग्नाइजेबल शेप्स एंड पैटर्न्स बन जाते हैं और इन्हीं रिकॉग्नाइजेबल शेप्स एंड पैटर्न्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस। यानी कि प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी कॉन्स्टेलेशंस के ऊपर और हमने 4 कॉन्स्टेलेशंस डिस्कस कर भी लिए थे। कौन कौन से? उर्सा मेजर, ओरायन, लियो मेजर एंड कैसियोपिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रीवियस सेशन में हमने जो कॉन्स्टेलेशंस की कहानी पढ़ी है वो सबको समझ में आई होगी और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे प्लैनेट्स के ऊपर। आई होप कि आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं ना, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम बात करेंगे प्लैनेट्स के ऊपर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, सोलार मीन्स ऑफ द सन। सोलार वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑफ द सन। सोलार सिस्टम इज द सन एंड इट्स फैमिली ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड इट। भाई ये जो वर्ड है ना सोलार सिस्टम, इस वर्ड का मतलब समझना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों भाई? हमारे तो चैप्टर का नाम ही है क्या, स्टार्स इन द सोलार सिस्टम। तो स्टार्स क्या होते हैं वो तो हमने समझ लिया अपने प्रीवियस सेशंस में, लेकिन ये सोलार सिस्टम क्या होता है भाई? सोलार सिस्टम इज द सन और उसकी फैमिली। जैसे कि हमारी फैमिली होती है ना, हमारे फैमिली में कौन कौन होते हैं? हम होते हैं, हमारे मम्मी पापा होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, चाचा चाची, भाई बहन होते हैं, छोटे बड़े, कुछ इसी तरीके से सन की भी क्या होती है? एक फैमिली होती है। तो सन और उसकी फैमिली को ही हम क्या बोलते हैं? सोलार सिस्टम। अब मुद्दा यह है कि सन की फैमिली में कौन आते हैं? तो फैमिली ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड इट। तो सन की फैमिली में आप बोल सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। Now, the various objects which revolve around the sun are planets along with their satellites. अब बस इतना बोल देना कि सोलार सिस्टम का मतलब क्या है? सन और उसकी फैमिली। फैमिली में वो ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इतना बोल देने से जो है ना, आप बोल सकते हो कि सोलार सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी। आपको बताना पड़ेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है द वेरियस ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन आर प्लैनेट्स अलोंग विद देयर सैटेलाइट्स। इसके अलावा मिलियंस ऑफ अदर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेटेरॉइड्स। ठीक है। नाउ वी कैन नाउ डिफाइन सोलार सिस्टम एज फॉलोज। तो अब हम क्या कर सकते हैं? सोलार सिस्टम को प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं, या आप ये भी बोल सकते हो कि अब हम सोलार सिस्टम की एक प्रॉपर, एक बेसिक, एक ऑथेंटिक डेफिनेशन समझ सकते हैं। क्या है? सोलार सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द सन एंड 8 प्लैनेट्स। सन तो है ही सोलार सिस्टम में, लेकिन इसके अलावा आप बोल सकते हो कि 8 प्लैनेट्स होते हैं। कितने प्लैनेट्स? 8 प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स or moons you can say, and millions of smaller celestial objects such as asteroids, comets and meteorites. तो अब जब एग्जाम में लिखने के लिए आएगा कि भाई सोलार सिस्टम को डिफाइन करो, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि सन है, उसके प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। उन प्लैनेट्स की भी क्या है? सैटेलाइट्स हैं। ब्रैकेट में मून्स लिख करके आना। इसके अलावा मिलियंस ऑफ अदर स्मॉलर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जिसमें कि एस्टेरॉइड्स आते हैं, कॉमेट्स आते हैं, मीटेरॉइड्स आते हैं। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी? सोलार सिस्टम की एक प्रॉपर बेसिक डेफिनेशन बन जाएगी। इसको हम कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है। चलो, अब यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी और इस इमेज से आपको बताया जा रहा है कि भाई आपको जो है कितने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाई करनी है। देखो, सबसे पहले तो सन है। सन के सबसे पास कौन सा प्लैनेट आपको दिखाई दे रहा है? देखो ये वाला
छोटा सा प्लैनेट, इसे हम बोलते हैं मरकरी। मरकरी के बाद में कौन आ रहा है, देखो वीनस आ रहा है। वीनस के बाद में कौन आ रहे हैं, वीनस के बाद में हम आ रहे हैं। हम कहाँ रहते हैं, अर्थ में रहते हैं। तो वीनस के बाद में कौन सा प्लैनेट आता है, तो आप बोलोगे, मतलब थर्ड पोजीशन पे आप बोलोगे अर्थ। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे तो हमें बहुत सारे प्लैनेट्स पढ़ने हैं, है ना, 8 प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलार सिस्टम में, तो भाई इन 8 प्लैनेट्स को पढ़ करके तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, एक साथ पढ़ेंगे तो और हालत खराब होगी। तो मैं आपको बता दूं कि आज के इस सेशन में हम सभी प्लैनेट्स के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे इन फर्स्ट 3 प्लैनेट्स के ऊपर, यानी कि मरकरी, वीनस एंड अर्थ के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, बाकी के जो प्लैनेट्स हैं, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनके बारे में हम अपने जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा ना, उस सेशन में हम इन सभी प्लैनेट्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे फर्स्ट 3 प्लैनेट्स के ऊपर, जो कि है मरकरी, वीनस एंड अर्थ। ठीक है ना, चलो अब हम बात करते हैं आगे की, कि द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम। अब आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि ये सब चीजें होती कहाँ हैं, कि बस इतना बोल देना कि हाँ सोलार सिस्टम में क्या है, सन की क्या है, फैमिली भी है, फैमिली में आप बोल सकते हो कि प्लैनेट्स भी आते हैं अलोंग विद देयर सैटेलाइट्स, लेकिन पोजीशंस भी तो बताओ, प्रॉपर पोजीशन की कहाँ आ रहे हैं ये लोग एक साथ। तो सन आप बोल सकते हो कि सोलार सिस्टम में सेंटर पे आता है, एंड ऑल द अदर ऑब्जेक्ट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट इन फिक्स्ड इलिप्टिकल पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। कि सोलार सिस्टम में सन आप बोल सकते हो कि सेंटर में आता है। ठीक है ना, इस इमेज में बेसिकली हुआ क्या, कि इस इमेज में आपको ऐसा लग रहा होगा, इमेज को देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो सन है वो एकदम कॉर्नर पे है सोलार सिस्टम में, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो उसके आगे कंटिन्यूशन में बेसिकली एक लाइन आपको बनती हुई नजर आ रही होगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना, या आप बोल सकते हो कि ये पिक्चर कैसी है, आधी है। क्यों आधी है, क्योंकि देखो ऐसा है कि जो सन है ना हमारे सोलार सिस्टम में एकदम सेंट्रल पोजीशन पे होता है, और बाकी के जो 8 प्लैनेट्स होते हैं वो इस सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ऐसे गोल 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 घूमते हैं। तो सपोज अगर हम बात करेंगे किसकी, अपने सबसे प्यारे से प्लैनेट की, जिसका नाम है क्या, मरकरी। तो ये जो मरकरी है ना, अभी आपको ये सन के इस साइड में नजर आ रहा होगा, लेकिन ये मरकरी अपनी पोजीशन पे स्टेशनरी थोड़ी ना रहता है, ये तो गोल गोल घूमेगा ना, तो घूम करके यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और सन के पीछे भी तो जाएगा। अभी आपको मरकरी सन के सामने नजर आ रहा होगा, लेकिन ये मरकरी गोल गोल घूम घूम के सन के पीछे भी तो जाएगा, फिर पीछे से क्या होगा, दोबारा से आगे आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा। तो ये देखो, आप बोल सकते हो कि मरकरी ने क्या करा है, सन के अराउंड आप बोल सकते हो कि एक पाथ बना लिया है, सर्कुलर पाथ बना लिया है ना। देखो ना, मरकरी ने क्या करा है, सन के अराउंड एक सर्कुलर पाथ बना लिया है, और उसी पाथ में वो क्या करने वाला है, बेसिकली रिवॉल्व करने वाला है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे वीनस की, तो वीनस की भी यही कहानी है। अभी वीनस आपको सन के सामने नजर आ रहा होगा, ये वीनस जो है गोल गोल घूमेगा और घूम घूम के कहाँ चला जाएगा, सन के पीछे चला जाएगा, फिर पीछे से निकल करके आप बोलोगे कि दोबारा से कहाँ आएगा, आगे आएगा। अगर हम बात करेंगे अर्थ की, तो अर्थ तो भैया फेमस ही है, अर्थ के बारे में तो हमको पता ही है, बाकी किसी दूसरे प्लेनेट के बारे में पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन अर्थ के बारे में तो पता ही है ना कि अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो ये देखो, अभी आपको अर्थ सन के सामने नजर आ रही होगी, अब ये भी अर्थ क्या करेगी, घूम घूम के अर्थ के पीछे सन के पीछे चली जाएगी अर्थ, और फिर इसके बाद में पीछे से वापस निकल करके बाहर भी तो आएगी, सामने भी तो आएगी। तो आप देख सकते हो कि सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड एक आप बोल सकते हो कि स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ बना रहे हैं अपने अपने लिए। जैसे कि मरकरी के लिए आपने देखा कि मरकरी ने क्या करा, अपने लिए सन के अराउंड एक सर्कुलर पाथ बना लिया, और इसी पाथ में वो क्या करेगा, सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा। सिमिलरली वीनस ने भी यही करा है कि अपने लिए एक सर्कुलर पाथ बना लिया है अराउंड द सन। अर्थ ने भी यही करा है कि अपने लिए सन के अराउंड क्या करा है, एक सर्कुलर पाथ बना लिया है, और इन्हीं सर्कुलर पाथ में क्या होने वाला है, ये सभी के सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ अर्थ तक की नहीं है, सभी प्लैनेट्स की यही कहानी है। तो आप खुद ही सोचो ना, अगर सभी के सभी 8 प्लैनेट्स सन के अराउंड, सभी के सभी, मेरी बात को ध्यान से समझना, कि सभी के सभी अगर 8 प्लैनेट्स सन के अराउंड अपने अपने लिए सर्कुलर
पाथ बना लेंगे तो अपने आप जो सन है वो सेंट्रल पोजीशन पे आ जाएगा ना। अरे बिल्कुल आ जाएगा यार, आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो सन है वो आप बोल सकते हो कि सोलर सिस्टम के सेंट्रल पोजीशन पे होता है और बाकी के जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं रिवॉल्विंग अराउंड इट इन फिक्स्ड इलेप्टिकल पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। अब आप बोलोगे कि मैम आप तो सर्कुलर पाथ बोल रही थी, ये इलेप्टिकल पाथ का मतलब क्या है? भाई मैंने आपको क्या समझाया था कि जो प्लैनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने लिए सन के अराउंड सर्कुलर पाथ बना रहे हैं और उसी पाथ में क्या करेंगे, वो रिवॉल्व करेंगे। लेकिन आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो इलेप्टिकल पाथ लिखा हुआ है, ये इलेप्टिकल पाथ क्या होता है? क्या ये सर्कुलर पाथ से अलग होता है? हाँ, अलग होता है। इनफैक्ट मुझे हमेशा से ही इलेप्टिकल पाथ ही बोलना चाहिए था, सर्कुलर पाथ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आपको मुझे समझाना था, इसीलिए मैंने आपको एकदम बेसिक से शुरू किया कि देखो सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जिसके कारण सन जो है अपने आप सोलर सिस्टम में बीच वाली पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन अब क्योंकि हम कौन हैं, हम साइंस के बच्चे हैं, तो इसीलिए अब आपको पता होना चाहिए कि जो पाथ प्लैनेट्स बना रहे हैं अपने लिए अराउंड द सन, वो पाथ जो है उनका जो शेप है वो शेप सर्कुलर नहीं होता है बल्कि इलेप्टिकल होता है। अब आप बोलोगे कि मैम इलेप्टिकल का मतलब क्या है? इलेप्टिकल का मतलब ये है कि आप बनाओ क्या, एक सर्कल, ठीक है ना। आपने इनफैक्ट ये भी ठीक से नहीं बनाया, अच्छे से बनाते हैं कि हमने क्या करा है, एक सर्कल बना दिया, ये बनाया सर्कल। अब इस सर्कल को हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा खींच देंगे। कैसे खींचेंगे? यहां से भी थोड़ा सा खींच देंगे और यहां से भी थोड़ा सा खींच देंगे, कुछ इस तरीके से। तो अब ये जो शेप बना है, अब ये जो शेप बना है ना, इससे पता है हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एलिप्स। क्या बोलते हैं? एलिप्स। इस बारे में आप क्लास 9th में और डिटेल में पढ़ोगे। क्लास 9th में जो है ना हम ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन, ठीक है ना। वहां पे हमें अर्थ के बारे में और डिटेल में जो है ना डिस्कशन करनी होगी। लेकिन हाँ, क्लास अभी 8th में हो आप, तो ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं। तो बेसिकली हमने करा क्या कि एक सर्कल बनाया और उसको दोनों ही एंड्स पे हमने क्या करा है, थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया है, खींच दिया है। तो अब ये जो शेप बना है इसको हम क्या बोलते हैं? एलिप्स। एक्लिप्स मत बोलना, एक्लिप्स अलग होता है। ये क्या है? ये है एलिप्स, ये एक शेप है। आई बात समझ में? तो इस एलिप्स का आप शेप, मतलब जो एलिप्स शेप है, इसको आप देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि मैम ये ओवल ही तो हुआ। नहीं, ओवल नहीं है, ओवल अलग शेप होता है। सर्कल और ओवल के बीच का जो शेप है उसे आप बोल सकते हो क्या? एलिप्स, ठीक है। तो जैसे कि हम यूजुअली हम क्या करते हैं, हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि ये क्या है, ये है सन, ये बना दिया क्या हमने सन, और इसके अराउंड, जैसे कि अगर हम बात करेंगे अपने प्लैनेट की, किसकी, अर्थ की, ठीक है। तो अर्थ जो है वो क्या करने वाला है, आप बोल सकते हो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करने वाला है। तो रिवॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके का जो पाथ है वो बना देते हैं, सर्कुलर पाथ हम बना देते हैं। लेकिन अब क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि भाई ये जो पाथ बना रहे हैं प्लैनेट्स अपने अपने लिए सन के अराउंड, इन पाथ का जो शेप है वो सर्कुलर नहीं होता है, वो क्या होता है, इलेप्टिकल पाथ होते हैं। पाथ का जो शेप है वो क्या होता है, एलिप्स होता है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे, ठीक है। एक और प्लैनेट बना देते हैं हम, ये लो, ये बना दिया। ये भी क्या करेगा, सन के अराउंड जो पाथ बनाएगा उस पाथ का शेप क्या होगा, कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, ये ऐसे। तो आज के बाद अगर आप ड्राइंग के दौरान प्लैनेट्स का जो पाथ है वो अगर सर्कुलर बनाते आ रहे हो तो अब सर्कुलर मत बनाना, अब ऐसे बनाना, इलेप्टिकल पाथ बनाना। पाथ का शेप कैसा होना चाहिए, एलिप्स होना चाहिए, ठीक है। और इन्हीं इलेप्टिकल पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। यानी कि हर एक प्लैनेट का क्या होता है, एक अपना पर्सनल ऑर्बिट होता है। आई रिपीट, क्या बोला मैंने, कि हर एक प्लैनेट का अपना पर्सनल एक ऑर्बिट होता है जिसमें रह करके वो सन के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। और ये बेसिकली ऑर्बिट होता कैसा है, तो इलेप्टिकल पाथ होता है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। चलो
Now, the 8 planets of the solar system in order of their increasing distances from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. मैंने इंट्रोडक्शन वाले सेशन में इन 8 प्लैनेट्स को सीक्वेंस में याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स. ठीक है, तो माय मतलब क्या, माय से मरकरी, वेरी से मतलब कौन, वीनस, एफिशिएंट से मतलब कौन, अर्थ, मदर से मतलब कौन, मार्स, जस्ट से मतलब क्या, जुपिटर, सर्व्ड से मतलब क्या, सैटर्न, अस से मतलब क्या, यूरेनस एंड नूडल्स से मतलब क्या, नेपच्यून. तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स. ठीक है, चलो. Now all these planets are orbiting around the sun. All the planets except Mercury and Venus have natural satellites or moons around them. अगर हम बात करते हैं नेचुरल सैटेलाइट की यानी कि मून्स की, तो मरकरी और वीनस को छोड़ करके बाकी जितने भी 6 प्लैनेट्स हैं उन सभी 6 प्लैनेट्स के क्या होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं जिनको कि हम मून्स बोलते हैं अराउंड देम. मरकरी और वीनस के पास नहीं है. ठीक है ना, चलो अगला पॉइंट. Just as planets revolve around the sun, in the same way the satellites या फिर moons revolve around the planets. जैसे कि planets क्या करते हैं, sun के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ना, कुछ इसी तरीके से जो सैटेलाइट्स हैं या जो मून्स हैं वो क्या करते हैं, planets के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. When the planets move around the sun, then their satellites या moons also move along with them. क्या बोला गया कि जैसे कि प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही प्लैनेट्स के उनके जो खुद के सैटेलाइट्स होते हैं, मून्स होते हैं, वो सैटेलाइट्स और मून्स क्या करते हैं, प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. तो जब प्लैनेट्स सन के अराउंड आप बोल सकते हो कि रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं, तो उनकी जो सैटेलाइट्स हैं, उनके जो मून्स हैं, वो भी क्या करते हैं, उन्हीं के साथ मूव करते हैं, अलॉन्ग विद देम. Asteroids are small rocky bodies which revolve around the sun between the orbits of the planets Mars and Jupiter. देखो होता क्या है कि मार्स और जुपिटर दो प्लैनेट जो है ना, इनके बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट होती है. क्या बोला मैंने कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट होती है. मुझे एक बार देखने दो कि ये जो हमने डायग्राम लिया था इसमें, अच्छा इसमें शो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको यहां से बता देती हूं कि मार्स और जुपिटर के बीच में क्या होता है, एक बेल्ट होती है और इस बेल्ट को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं. क्यों नाम रखा है ऐसा, ऑब्वियस सी बात है, दिमाग लगाओ. एस्टेरॉइड बेल्ट अगर नाम रखा है तो डेफिनेटली इस बेल्ट में आपको क्या मिलने वाले हैं, एस्टेरॉइड्स मिलने वाले हैं. आई बात समझ में. चलिए, तो ये स्मॉल रॉकी बॉडीज होते हैं जिनके बारे में हम इसी चैप्टर में आगे जाकर के डिस्कशन करेंगे. तो ये आप बोल सकते हो कि सन के अराउंड एस्टेरॉइड्स भी जो है ना, स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर. क्यों, क्योंकि इन दोनों ही प्लैनेट्स के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट होती है और इसी बेल्ट में अधिकतर जो एस्टेरॉइड्स हैं वो पाए जाते हैं. कॉमेट्स एंड मेटेरॉइड्स आर ऑल्सो द माइनर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम विच रिवॉल्व अराउंड द सन. तो हम कॉमेट्स और मेटेरॉइड्स को भी नहीं भूलेंगे, ये भी माइनर आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. द सन इज द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम. कहने को तो सन क्या है, एक स्टार ही तो है. मैंने आपको बताया था ना कि सन क्या है, एक स्टार ही तो है. ऑल्दो हम बोलचाल की भाषा में कभी भी जो है ना सन को एज अ स्टार रिफर नहीं करते हैं, लेकिन ये तो अंदर की बात है, आपस की बात है. आपने साइंस पढ़ी है इसलिए आपको पता होना चाहिए. कोई और बोले तो कोई फर्क ना पड़े, लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है कि भाई सन जो है वो स्टार है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है ना. तो सन क्या है, बिगेस्ट ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम में. Because of its great size, the sun has a very powerful gravitational force या gravitational pull. अब क्योंकि आप बोल सकते हो कि सन का साइज क्या है, काफी बड़ा है. भाई बिगेस्ट ऑब्जेक्ट बोला है ना सोलर सिस्टम में सन को, तो नेचुरल सी बात है कि सन का जो साइज है वो बहुत बड़ा होगा, जिसके कारण उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो ग्रेविटेशनल पुल है वो क्या होता है, बहुत ही पावरफुल होता है. भाई देखो, हर चीज का क्या होता है ना, एक ग्रेविटेशनल पुल होता ही है. जैसे कि अगर हम बात करेंगे अर्थ की, तो अर्थ का भी तो क्या है, ग्रेविटेशनल पुल है ना कि नहीं है. अगर नहीं होता तो आज हम सब क्या हो रहे होते, आसमान में उड़ रहे होते. जितनी भी चीजें रखी हुई हैं, चाहे वो लिविंग चीजें हो चाहे वो नॉन लिविंग चीजें हो, सब की सब क्या करती, हवा में ऐसे उड़ती रहती.
थैंक्स टू अर्थ और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स या पुल, जिसके कारण आज सभी की सभी चीजें ग्राउंड पर रहती हैं, सरफेस से जुड़ी रहती हैं। तो सिमिलरली सन का भी क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल पुल होता है। अब क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा है तभी तो उसको हम सोलर सिस्टम का बिगेस्ट ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि उसका जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो भी बहुत ही बड़ा होगा, स्ट्रांग होगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन keeps the solar system together and controls the movements of the planets and the other members of the solar system। और ये सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो कि सोलार सिस्टम को कैसा रखता है, एक साथ रखता है। एंड जो प्लैनेट्स हैं और जो सोलार सिस्टम के अदर मेंबर्स हैं उनका जो मूवमेंट है वो भी कौन कंट्रोल करता है, तो सन का ही ग्रेविटेशनल फोर्स। आई बात समझ में कि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो कि पूरे सोलार सिस्टम को एक साथ रखता है, वरना तो क्या होता ना, प्लैनेट्स यहाँ वहाँ चले जाते, कुछ एक साथ रहता ही नहीं। और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, या आप ये बोल सकते हो कि सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही क्या करता है, प्लैनेट्स और बाकी जो मेंबर्स के जो मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। In other words, the gravitational pull of the sun keeps all the planets and the other objects revolving around it। तो अगर हम बोल रहे हैं कि प्लैनेट्स और जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं इलेप्टिकल पाथ में, यानी कि ऑर्बिट्स में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है ना वही ये काम करवा रहा है, वही इन चीज़ों के जो रिवॉल्व हो रही हैं चीज़ें उनको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन कीप्स ऑल द प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। ठीक है, चलिए अब सन के बारे में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। सन, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन कीप्स द सोलर सिस्टम टुगेदर। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया है ना, ये वाला पॉइंट। फिर क्या है, द डायमीटर ऑफ द सन इज अबाउट 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। हम आप खुद सोचो ना कि जो प्लैनेट अर्थ है वो ही कितना बड़ा प्लैनेट है, और उसका भी आप क्या करो, 100 गुना कर दो। तो जब 100 गुना करोगे तो क्या बनेगा, सन बनेगा। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, जो सन का डायामीटर है इज अबाउट 100 टाइम्स द डायामीटर ऑफ द अर्थ। कि अर्थ का जो भी डायामीटर है उस डायामीटर को आप 100 गुना बढ़ा दो। तो जब 100 गुना बढ़ाओगे तो जो डायामीटर बनेगा वो डायामीटर किसका होगा, सन का होगा। And the mass of the sun is more than 1,000,000 times the mass of the earth। कि अर्थ का जो मास है, आप क्या करो, मिलियन टाइम्स उस मास को इंक्रीज कर दो, तब जाकर के वो एक सन का मास बनेगा। तो नेचुरल सी बात है, सन को तो बिगेस्ट ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए ना पूरे हमारे सोलार सिस्टम में। द सन इज कॉल्ड सूर्य इन हिंदी। The sun is an extremely hot object. The temperature at the surface of the sun is about 6,000 degrees Celsius। Can you imagine कि 6,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, और ये टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है, सन के सरफेस पे ही पाया जाता है। The sun is not a solid object, it is a sphere of hot gases। क्या बोला गया यहाँ पे कि सन जो है वो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसा लगता है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट है, नहीं, इनफैक्ट वो क्या है, हॉट गैसेस का एक स्फीयर है। द सन कंसिस्ट्स मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन गैस। जैसे कि ये चीज़ तो हमने स्टार्स में भी पढ़ी थी कि स्टार्स में आप बोल सकते हो कि मोस्टली क्या होती हैं, हाइड्रोजन गैस ही होती है। तो सन भी क्या है, स्टार ही तो है ना, तो ऑब्वियस ही बात है उसके पास भी क्या होगा, मोस्टली हाइड्रोजन गैस ही होती है। द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेंटर ऑफ द सन इन विच हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम प्रोड्यूस अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो आप बोल सकते हो कि सन के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि हाइड्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है हीलियम में। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होती है हाइड्रोजन को कन्वर्ट करने की इनटू हीलियम, इस प्रोसेस में आप बोल सकते हो कि ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, नाउ इट इज द न्यूक्लियर एनर्जी विच मेक्स द सन शाइन। और ये न्यूक्लियर एनर्जी है जो कि सन को जो है ना एकदम शाइनी बनाती है। द सन इज कंटिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ हीट एंड लाइट। और आप बोल सकते हो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स से सन क्या कर रहा है, हीट और लाइट जो है एमिट कर रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हीट और लाइट
का जो एमिशन है वो क्यों हो रहा है सन से, क्योंकि सन में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती रहती। देखो ना, मैंने आपको बताया ना कि सन के, आप बोल सकते हो कि सेंटर में, है ना, सन के सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती रहती हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट किया जाता है। अब इस प्रोसेस के दौरान आप बोल सकते हो कि काफ़ी हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। अब सन जो है बिलियंस ऑफ ईयर से हमें हीट और लाइट दे रहा है, और ऐसा बोला जाता है कि आगे आने वाले और बिलियंस ऑफ ईयर्स तक सन जो है वो कंटिन्यूसली हीट और लाइट देता ही रहेगा। तो मुद्दा ये है कि आखिर सन के पास इतनी हीट और लाइट क्यों आ रही है। तो बताया तो कि सेंटर में जो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती रहती है। वैसा नहीं है कि एक बार रिएक्शन हो गई सो हो गई, अब आगे नहीं होगी ना, पूरे टाइम ये रिएक्शंस चलती रहती है। तभी तो बिलियंस ऑफ ईयर से हीट और लाइट दे रहा है सन, और आगे आने वाले बिलियंस ऑफ ईयर्स तक हीट और लाइट देता ही रहेगा सन, रुकेगा नहीं, नॉन स्टॉप वो प्रोवाइड कर ही रहा है। इट इज द न्यूक्लियर एनर्जी जो कि सन को जो है ना शाइनी बनाती है। द सन इज कंटिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, नाउ द सन इज द मेजर सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी फॉर ऑल the planets of the solar system including the earth and their satellites। और सन ही है क्या, एक मेजर सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी सभी प्लैनेट्स के लिए ऑफ द सोलार सिस्टम इंक्लूडिंग द अर्थ, और ना सिर्फ प्लैनेट्स के लिए बल्कि प्लैनेट्स की सैटेलाइट्स के लिए भी। द प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई रिफ्लेक्ट अ पार्ट ऑफ द सनलाइट फॉलिंग इन देम ड्यू टू विच दे शाइन एंड बिकम विजिबल टू अस। हम बोलते हैं ना कि कुछ कुछ प्लैनेट्स हमको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, लेकिन हमारे प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं प्लैनेट्स ट्विंकल? क्योंकि आप बोल सकते हो कि स्टार्स के कंपैरिजन में जो प्लैनेट्स हैं वो कंपैरेटिवली अर्थ के क्या होते हैं, नज़दीक होते हैं, पार्ट्स में होते हैं, यानी कि अर्थ से स्टार्स बहुत ज़्यादा ही दूर होते हैं। प्लैनेट्स उनके कंपैरिजन में अर्थ के थोड़े से करीब होते हैं। तो अगर एक स्टार को हम एक लाइट का पॉइंट सोर्स ले रहे हैं, तो एक प्लैनेट को हम पॉइंट सोर्सेस का, आप बोल सकते हो कि एक बॉल बन जाएगी। ठीक है ना, अगर हम स्टार को क्या ले रहे हैं, एक पॉइंट सोर्स ले रहे हैं लाइट का, तो एक प्लैनेट को हम क्या लेंगे, पॉइंट सोर्सेस की एक बॉल। तो अगर एक पॉइंट सोर्स से आने वाली लाइट थोड़ी सी कम हो गई है, हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक से क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, दूसरा जो पॉइंट सोर्स होगा वो उस कमी को पूरा करेगा, और दूसरे पॉइंट सोर्स से क्या होगा, लाइट हमारी आंखों तक पहुंच जाएगी। तो आप बोल सकते हो कि प्लैनेट से आने वाली जो लाइट होती है ना, वो हमेशा इक्वल अमाउंट्स में ही हमारे लाइट, मतलब हमारी आंखों में पड़ती है, इसीलिए प्लैनेट्स हमको ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते हैं। अब मुद्दा ये है कि प्लैनेट्स के पास ये लाइट आ कहाँ से रही है? भाई प्लैनेट्स चमक रहे हैं, आपको मतलब चमक रहे हैं मतलब कि ट्विंकल नहीं कर रहे हैं ना, आपको प्लैनेट्स चमकते हुए नजर आते हैं। तो मुद्दा ये कि प्लैनेट्स के पास ये लाइट आ कहाँ से रही है जिसके कारण वो चमक रहे हैं? तो वो सन ही है। सन, आप बोल सकते हो कि जो प्लैनेट्स है ना, वो सन के कारण जो ना एटीट्यूड में रहते हैं, कि प्लैनेट सोचेंगे कि अर्थ में जो रह रहे हैं लोग, उनको क्या ही पता चलेगा कि हमारे पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, हम तो जो लाइट सन हमको दे रहा है उस लाइट को हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, और रिफ्लेक्ट करके जो लाइट है वो अर्थ में रहने वाले लोगों के आंखों तक पड़ जाती है। मैंने आपको लाइट वाले चैप्टर में समझाया था कि हमारी आंखें होती हैं भोली, उनको कुछ जो है ना पता नहीं रहता है। हमारी आंखों को क्या लगता है कि अच्छा इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकल करके आ रही है, तो हमारी आंखें क्या करेंगी, उस लाइट के कारण उस ऑब्जेक्ट को देख लेंगी। मैंने आपको समझाया था कि अगर आप एक अंधेरे कमरे में चले जाओगे, भले ही वो आपका कमरा क्यों ना हो, आपको पता है कि उस कमरे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपका बेड होता है, स्टडी टेबल होती है, बुक्स होती है, अलमीरा होती है, तमाम सारी चीज़ें मिलेंगी आपको आपके कमरे में। लेकिन अगर उस कमरे में बिल्कुल भी लाइट नहीं हो रही है, तो आप जैसे ही अपने रूम में एंटर करोगे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि भाई लाइट नहीं पड़ रही है ना सनलाइट आ रही है, ना ट्यूबलाइट ही जल रही है। तो होता क्या है कि ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट से लाइट, मतलब ट्यूबलाइट से जो रोशनी है वो कहाँ पड़ी, बुक के ऊपर पड़ी। बुक ने क्या करा, इस लाइट को आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट कर दिया। तो आपकी आंखों तक आप बोल सकते हो कि लाइट आई, लेकिन आपकी आंखों को क्या पता कि ये लाइट कहां से आ रही है, ट्यूबलाइट की लाइट आ रही है। आपकी आंखों को लगा कि अरे ये लाइट तो बुक से आ रही है, तो होगा क्या कि हम बुक को देख लें। तो बुक भी जो है ना इस घमंड में रहती है कि अरे वाह देखो, किसी को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। बुक के पास उसकी खुद की लाइट नहीं होती है। ये मैं आपको इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि सेम चीज हमारे सोलार सिस्टम पे भी एप्लीकेबल होती है, प्लैनेट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है, कि जब हम ट्यूबलाइट जलाएंगे, ट्यूबलाइट की रोशनी निकलेगी, लाइट जाएगी, लाइट आप बोल सकते हो कि बुक के ऊपर टकराएगी,
टकराने के बाद आप बोल सकते हो कि ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जाएगी, हमारी आंखों तक आ जाएगी। हमारी आंखों को नहीं पता कि ये लाइट आ कहाँ से रही है, हमारी आंखें तो भोली होती हैं, उनको लगेगा कि अच्छा ये लाइट तो बुक से ही आ रही है, तो बुक हमको दिखाई दे जाती है। हमारी आंखों को ये नहीं पता होता कि भाई बुक के पास उसकी कोई पर्सनल लाइट नहीं होती है। बुक तो क्या करती है कि उसके ऊपर जो ट्यूबलाइट की रोशनी आ रही है उसी रोशनी को वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करवा देती है हमारी आंखों तक। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना। तो हुआ क्या, इसीलिए मैंने बोला कि जब हम एक अंधेरे कमरे में जाते हैं कि जहां पे बिल्कुल भी एब्सोल्युटली डार्क, आप बोल सकते हो कि वो रूम हो, एब्सोल्युटली डार्कनेस हो, कि ना सनलाइट आ रही है, ना ट्यूबलाइट आ रही है, ना बाहर के कमरे से रोशनी अंदर आ रही है, तो ऐसे अंधेरे कमरे में आपको कुछ नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके रूम में जितनी भी चीजें होती हैं, अलमीरा हो, कपड़े हो, और मैं तो कहती हूँ ग्लास हो, बर्तन हो, जो भी कुछ हो, उन सबके पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है। जो रोशनी उन पे पड़ती है उसी रोशनी को वो रिफ्लेक्ट करवा देते हैं हमारी आंखों तक, जिसके कारण वो चीजें हमें दिखाई दे जाती है। तो जब तक आप बोल सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट से लाइट निकल करके हमारी आंखों तक नहीं आएगी, क्या बोला मैंने, कि जब तक एक ऑब्जेक्ट से निकल करके लाइट हमारी आंखों तक नहीं आएगी तब तक उस ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं पाएंगे। सिमिलरली प्लैनेट्स के ऊपर भी यही चीज एप्लीकेबल है। क्यों समझाया ये, क्यों मैंने पूरी कथा रिवाइज करवाई है आपको, ताकि आप इस चीज को यहाँ पे रिलेट कर पाओ कि हमको जो है प्लैनेट्स चमकते हुए नजर आ रहे हैं। प्लैनेट्स भी जो है ना इस घमंड में है कि भाई अर्थ पे जो लोग रह रहे हैं उनको क्या ही पता चलेगा कि हमारे पास लाइट कहाँ से आ रही है, हमारे पास खुद की पर्सनल लाइट है भी या नहीं, इस बात का भी किसी को अंदाजा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, अंदाजा तो हमको हो गया है, हमको पता चल गया है कि प्लैनेट्स के पास उनकी लाइट कहाँ से आती है। सन ही प्लैनेट्स को लाइट प्रोवाइड करता है अपनी। और ये प्लैनेट, जैसे कि बुक ने क्या करा था, बुक ने आप बोल सकते हो कि ट्यूबलाइट से आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करवाया था ना, इसी तरीके से सन, जैसे कि यहाँ पे अब क्या, सपोज ये क्या है, सन है, ये क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, और यहाँ पे क्या है, एक प्लैनेट है, तो ये रहा सन, सनलाइट आई और इस प्लैनेट से टकराई। प्लैनेट ने क्या करा, इस सनलाइट को रिफ्लेक्ट करवा दिया, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ पहुंच गई, हमारी आंखों तक पहुंच गई। हम कहाँ हैं, हम तो अर्थ पर हैं। तो क्योंकि हमारी आंखों तक ये लाइट आ गई है रिफ्लेक्ट होकर के, तो हमारी आंखें क्या करेंगी, प्लैनेट को देख लेंगी, तो प्लैनेट हमको चमकते हुए नजर आ जाएंगे। जबकि असली बात तो यह है कि प्लैनेट के पास उनकी खुद की कोई रोशनी नहीं होती है। अब अगर आज सन मना कर देना कि आज के बाद मैं प्लैनेट्स को, अर्थ के अलावा बाकी जो प्लैनेट्स है ना, उनको किसी को भी जो है ना मैं अपनी सनलाइट नहीं दूंगा, अगर सन ने ऐसा डिसाइड कर लिया, तो फिर आज के बाद हमको प्लैनेट्स नजर आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स के पास उनकी खुद की तो कोई लाइट होती ही नहीं है कि जो वो एमिट करें। सन के आप बोल सकते हो कि जो सनलाइट है उसके कारण जो ना वो एटीट्यूड में रहते हैं कि अरे वाह देखो हम तो चमक रहे हैं। चमक क्यों रहे हैं? क्योंकि सन सनलाइट प्रोवाइड कर रही है ना। सन क्या कर रहा है, बेसिकली अपनी सनलाइट प्रोवाइड कर रहा है प्लैनेट्स को, और यही लाइट को प्लैनेट्स जो है रिफ्लेक्ट करवा देते हैं। ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमको प्लैनेट्स नजर आ जाते हैं चमकते हुए। ठीक है, चलो। सो क्या लिखा गया है यहाँ पे, द प्लैनेट्स एंड द अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई रिफ्लेक्ट अ पार्ट ऑफ द सनलाइट फॉलिंग ऑन देम। प्लैनेट्स और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्काई में, वो क्या करते हैं, जो सनलाइट उनके ऊपर पड़ रही है उसका एक पार्ट जो है ना रिफ्लेक्ट करवा देते हैं, due to which they shine and becomes visible to us. Even our earth reflects a part of the sunlight falling on it. भाई ये कहानी आप बोल सकते हो कि सभी प्लैनेट्स की हैं, बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स की हैं, तो अर्थ भी तो क्या एक प्लैनेट ही है ना। तो माना कि इस अर्थ पे हम रह रहे हैं, लेकिन है तो ये प्लैनेट ही, तो ऐसा थोड़ी ना कि अर्थ पे हम रह रहे हैं इसके कारण जो अर्थ है वो अर्थ प्लैनेट जो है वो कुछ अलग तरीके से बिहेव करेगा, नहीं। पैटर्न तो, बिहेवियर तो आप बोल सकते हो कि वही होता है। सो इवन आवर अर्थ रिफ्लेक्ट्स अ पार्ट ऑफ द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। सो इफ द अर्थ इज सीन फ्रॉम अ स्पेसशिप और मून, द अर्थ विल ऑल्सो अपीयर एज अ ब्राइट ऑब्जेक्ट इन द स्पेस जस्ट लाइक द अदर प्लैनेट्स। अब अर्थ भी जो है ना घमंड में पीछे नहीं रहती है, जैसे कि बाकी प्लैनेट्स घमंडी होते हैं ना कि अरे वाह देखो हम तो शाइन कर रहे हैं, किसी को क्या पता चलेगा कि ये शाइन कहाँ से आ रही है, हमारी खुद की है या हमने सन से उधार ली है। अर्थ का भी यही है कि अगर हम स्पेसशिप या मून से जाकर के अर्थ को देखेंगे ना, तो अर्थ भी हमको एक आप बोल सकते हो कि ब्राइट ऑब्जेक्ट की तरह नजर आएगी। क्या बोला मैंने कि अगर हम जाकर के स्पेसशिप या मून से देखेंगे प्लैनेट अर्थ को, तो अर्थ भी हमको एक ब्राइट ऑब्जेक्ट की तरह नजर आएगी। क्यों? क्योंकि सन की सनलाइट आ रही है, अर्थ के ऊपर गिर रही है, अर्थ क्या करेगी,
इस सनलाइट का थोड़ा सा जो हिस्सा है वो रिफ्लेक्ट कर देगी, और यही रिफ्लेक्टेड लाइट जब स्पेस में जाएगी, और स्पेस में कौन है, हम देख रहे हैं खड़े होकर के, तो ये लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी, तो हमको अर्थ चमकती हुई नजर आ जाएगी। ठीक है, चलो, जस्ट लाइक अदर प्लैनेट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Planets are the large celestial objects or celestial bodies which revolve around the sun and in closed elliptical paths called orbits। तो बेसिकली अब अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि भाई प्लैनेट्स को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो ऐसे डिफाइन करोगे कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, लार्ज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं या लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। कौन से वाले पाथ में? इलेप्टिकल पाथ्स में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। ठीक है ना, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिस ऑर्बिट में है ना, जिन ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उन ऑर्बिट्स का आप बोल सकते हो कि शेप कैसा होता है, इलेप्टिकल शेप होता है। ठीक है ना, चलो, नाउ देयर आर 8 मेजर प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ। अर्थ को शामिल करके 8 मेजर प्लैनेट्स हैं। द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर मरकरी, जो कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और सन के सबसे नजदीक है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, जुपिटर जो कि बिगेस्ट प्लैनेट है। तो सबसे छोटू वाला प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। सबसे बड़ा वाला प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। इसके अलावा सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। और नेपच्यून आप बोल सकते हो कि सबसे दूर पड़ता है सन के। सबसे पास कौन है? मरकरी। और सबसे दूर कौन है? N for noodles, N for Neptune। Now the planets have no light of their own। planets के पास उनकी खुद की कोई लाइट तो होती नहीं है, अब ये भी समझाया मैंने आपको। The planets however shine and look like stars in the night sky। लेकिन फिर भी अपनी लाइट, मतलब आप उनका घमंड देखो जरा, है ना, कि उनके पास, प्लैनेट्स के पास उनकी खुद की कोई पर्सनल लाइट नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद आसमान में स्टार्स की तरह चमकते हुए नजर आते हैं। The planets shine because they reflect the light of the sun which falls on them। कि ये क्या है भाई, अभी अभी समझाया था, ये क्या है, हमारा सन है, और ये क्या है, सपोज एक प्लैनेट है। कौन सा प्लैनेट ले? एक काम करते हैं, हम लेते हैं मरकरी। ठीक है ना, क्यों लिया है मरकरी? अरे सबसे पास है ना मरकरी सन के, तो आप बोल सकते हो कि मरकरी के ऊपर तो बहुत बढ़िया तरीके से क्या पड़ती है, सनलाइट पड़ती है। ठीक है ना, क्योंकि नजदीक है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो सन की सनलाइट आई और मरकरी से टकराई। मरकरी क्या है? एक प्लैनेट है। और आप बोल सकते हो कि सपोज ये क्या है, ये है अर्थ, और अर्थ पे कौन है भाई? अर्थ पे हम हैं। ये लो, हमने अपने आप को भी बना दिया, ये बना दिया। ठीक है, तो हुआ क्या, सन की सनलाइट आई, मरकरी से टकराई। मरकरी ने क्या करा, इस लाइट का थोड़ा सा जो हिस्सा है, इस लाइट का जो थोड़ा सा हिस्सा है, उसको रिफ्लेक्ट करवा दिया। तो रिफ्लेक्ट होकर के ये लाइट कहाँ तक पहुँच गई? हमारी आंखों तक पहुँच गई। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट हमारी आंखों तक पहुँच जाती है, तो भाई फिर हमारी आंखों का ये परम कर्तव्य बन जाता है उस ऑब्जेक्ट को देखना। ठीक है, तो हुआ क्या कि सन से सनलाइट आई, मरकरी से टकराई। मरकरी ने क्या करा, इस लाइट का थोड़ा सा हिस्सा रिफ्लेक्ट करवा दिया, और यही रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पड़ गई। तो हमारी जो आंखें हैं उनको मरकरी प्लैनेट दिखाई दे गया। वो भी कैसे दिखाई दे गया? चमकता हुआ नजर आ गया। The planets shine because they reflect the light of the sun which falls on them। ठीक है, since the planets are much nearer to us than the stars, they appear to be big and do not twinkle at night। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि स्टार्स के कंपैरिजन में प्लैनेट्स आर मच नियरर टू अस देन दी स्टार्स। स्टार्स बहुत दूर होते हैं, प्लैनेट्स उनके कंपैरिजन में फिर भी क्या होते हैं, पास होते हैं। तो इसीलिए वो हमको बड़े नजर आते हैं स्टार्स के कंपैरिजन में, प्लस वो ट्विंकल भी करते हुए नजर नहीं आते। मैंने आपको बताया ना कि स्टार को क्या आप मानो, स्टार को आप मानो लाइट का एक पॉइंट सोर्स। जैसे कि एक स्टार है तो ये स्टार क्या हो जाएगा, पॉइंट, लाइट का एक पॉइंट सोर्स हो जाएगा। अगर मैं इसके साथ रखूं किसको, प्लैनेट को, मेरे पास ये क्या है, एक स्टार है, और मेरे पास ये क्या है, एक प्लैनेट है। अब स्टार को छोटा क्यों बनाया, प्लैनेट को बड़ा क्यों बनाया? क्योंकि स्टार दूर है। देखो, जो कोई चीज दूर होती है ना, वो उतनी छोटी नजर आती है। अब अगर मैं आपको इधर से जो है ना, इधर से ये पेन दिखाऊं, पेन का ये वाला पोर्शन दिखाऊं, तो आपको एकदम बहुत छोटा सा दिखेगा, है ना। और अगर इसको मैं पास ले आऊं आपके, तो ये पोर्शन आपको बड़ा नजर आ जाएगा। तो कोई चीज जितनी दूर होगी वो इतनी छोटी नजर आती है। ये बात तो सबको समझ में आती होगी। तो ये स्टार है, ये प्लैनेट है। ये छोटा क्यों? क्योंकि ये काफी दूर है हमारे प्लैनेट से, अर्थ से। और ये बड़ा क्यों है? क्योंकि ये प्लैनेट हमारे अर्थ प्लैनेट के नजदीक है।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइट का एक पॉइंट सोर्स हो जाएगा। और जो प्लैनेट है, प्लैनेट क्या है, पॉइंट सोर्सेस का एक कलेक्शन है, पॉइंट सोर्सेस का एक कलेक्शन है। तो इस पॉइंट सोर्स से आने वाली जो लाइट है वो कभी ज्यादा हमारी आंखों तक पहुंचती है, कभी कम पहुंचती है। मैंने क्या बोला, स्टार से आने वाली जो स्टारलाइट है वो कभी कम हमारी आंखों तक पहुंचती है, कभी ज्यादा पहुंचती है। मैंने ये नहीं बोला कि स्टार कभी अपनी स्टारलाइट ज्यादा पहुंचाता है और कभी कम पहुंचाता है, नहीं, स्टार तो हमेशा ही बराबर क्वांटिटी की लाइट हमारी आंखों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बीच में क्या होता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर आ जाता है, जिसके कारण जो स्टारलाइट है वो भटक जाती है, अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो कभी ज्यादा लाइट पहुंच रही है, कभी कम पहुंच रही है। कभी जब कम पहुंचेगी तो हमें लगेगा कि स्टार एकदम डिम हो गया है, जब ज्यादा लाइट पहुंचेगी तो हमको लगेगा कि अरे वाह, स्टार तो जो है ना एकदम ब्रिलियंटली क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्लैनेट की, तो सपोज इस वाले पॉइंट सोर्स से क्या हो रहा है, हमारी आंखों तक लाइट पहुंच रही है ना, इस वाले पॉइंट सोर्स से क्या हो रहा है, लाइट हमारी आंखों तक पहुंच रही है। अब रास्ते में अर्थ का एटमॉस्फेयर आ गया, अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या हुआ, बेसिकली रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये जो लाइट है ये रिफ्रैक्ट हो गई और यहाँ भटक गई, भाई डिफ्लेक्ट हो गई ना अपनी जगह से, आना इसको ऐसे था हमारी आंखों तक, पर क्या हुआ, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करते करते ये भटक गई, यहाँ दूसरी तरफ चली गई। तो क्या हुआ, इसको कंपनसेट करने के लिए जो दूसरा पॉइंट सोर्स होगा ना, वो अपनी लाइट हमारी आंखों तक फेंक देगा। तो हमको कंटिन्यूअसली जो है ना प्लैनेट से आने वाली जो लाइट है वो हमेशा ही एक इक्वल अमाउंट में आपकी आंखों तक, हमारी आंखों तक बेसिकली पड़ती है, इसलिए प्लैनेट्स हमको ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते हैं। ठीक है, चलो। In fact, the easiest way to distinguish planets from the stars in the night sky is that the stars appear to twinkle at night, but the planets do not twinkle at all. तो सबसे आसान तरीका क्या है नाइट स्काई में प्लैनेट्स और स्टार्स को डिफरेंशिएट करने का, कि स्टार्स ट्विंकल करेंगे, प्लैनेट्स नहीं करेंगे। The planets move around the sun from west to east, so the relative positions of the planets in the night sky keep changing day by day. जो planets हैं वो sun के around revolve करते हैं from west to east, तो इनकी जो relative positions होती हैं planets की in the night sky वो change होती रहती हैं day by day. In general, we can say that the planets keep changing their positions with respect to the stars in the night sky. तो आप बोल सकते हो कि जो planets हैं वो अपनी position को चेंज करते रहते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, स्टार्स के रिस्पेक्ट में इन द नाइट स्काई। देयर इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक टू डिस्टिंग्विश प्लैनेट्स फ्रॉम द स्टार्स। अब एक और कैरेक्टरिस्टिक है जिसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, प्लैनेट्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो स्टार्स से। कैसे? द प्लैनेट्स आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द सन और अदर स्टार्स। अगर हम प्लैनेट्स को देखेंगे तो जो प्लैनेट्स हैं वो सन और बाकी जो स्टार्स हैं उनके कंपेरिजन में काफी छोटे होते हैं। Every planet has its own fixed path, जिसको कि हम ऑर्बिट बोलते हैं, in which it revolves या moves around the sun। हर एक प्लैनेट का आप बोल सकते हो कि क्या होता है, उसके खुद की एक पर्सनल ऑर्बिट होता है जिसमें कि वो रह करके वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। Since all the planets revolve in their separate fixed path या fixed orbits, they do not collide with one another while revolving around the sun। क्योंकि देखो ऐसा है ना कि अगर आपने जो रेस ट्रैक अगर देखे हों, है ना, तो रेस ट्रैक कैसे होते हैं, हमारे स्कूल्स में जो एकदम देसी रेस कंपटीशन होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, उसमें तो आप बोल सकते हो कोई रेस ट्रैक वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन जो अच्छे लेवल की रेस वगैरह जो होती है वहाँ पे बाकायदा रेस ट्रैक्स होते हैं, है ना, जैसे कि ये जो ट्रैक होगा इसमें एक पार्टिसिपेंट जो है ना रन करेगा, जो दूसरा ट्रैक होगा इसमें दूसरा पार्टिसिपेंट रन करेगा, जो तीसरा ट्रैक होगा उसमें तीसरा पार्टिसिपेंट आप बोल सकते हो कि दौड़ेगा। तो हर एक पार्टिसिपेंट के लिए क्या होता है, एक एक ट्रैक उसको अलॉट कर दिया जाता है कि भाई अब तुम क्या करोगे, इसी ट्रैक में दौड़ोगे, दूसरे ट्रैक में जो है ना आ मत जाना गलती से भी, वरना आउट, सीधी सी बात है, डिस्क्वालीफाई। तो होता क्या है कि बेसिकली जो रेस है वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हो जाती है। सिमिलरली जब हम बात कर रहे हैं कि भाई इतने सारे प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, और ये सभी के सभी प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड ऐसे गोल गोल रिवॉल्व कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते करते आपस में कोलैप्स हो जाएं, कोलाइड कर जाएं, टकरा जाएं। इसीलिए हर प्लैनेट क्या करता है ना, अपना अपना एक ऑर्बिट डिसाइड कर लेता है कि भाई हम सन के अराउंड रिवॉल्व करेंगे तो इसी ऑर्बिट में रह करके रिवॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कभी आगे जा रहे हैं कभी पीछे जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि
जो प्लैनेट है ना वो किसी दूसरे प्लैनेट के रास्ते में आ सकता है और उनके बीच में टक्कर हो सकती है। तो ऐसा ना हो इसीलिए हर एक प्लैनेट का क्या होता है, अपना एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है जिसमें रह करके वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। आउट ऑफ द 8 planets of the solar system, 5 planets Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn can be seen easily with the naked eye, so they were known to the ancient astronomers। अब 8 planets में से आप बोल सकते हो कि जो 5 planets है कौन कौन से, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, ये आप बोल सकते हो कि बिना टेलीस्कोप वगैरह के नेकेड आई से इनको हम देख सकते हैं। इसीलिए जो हमारे एंशियंट एस्ट्रोनॉमर्स थे, पुराने ज़माने के जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, उनको इन प्लैनेट्स के बारे में पता था। दे वर नोन टू आर एंशियंट एस्ट्रोनॉमर्स। द 2 planets यूरेनस एंड नेपच्यून आर वेरी फार ऑफ एंड दे हैव बीन डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप। और जब टेलीस्कोप आया तो उस टेलीस्कोप की मदद से बाद में पता चला कि अरे यार यूरेनस भी है, नेपच्यून भी है। द 8th planet तो हमारी खुद का है ना, अर्थ। A planet may be made of rock and metal और गैस। एक planet जो है वो किस चीज का बना हो सकता है, रॉक का, मेटल का और गैस का। The first 4 planets कौन कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर मच नियरर टू द सन देन द अदर 4 planets। जो शुरुआत के 4 planets हैं वो बाकी के 4 planets के कंपैरिजन में सन के काफी नजदीक हैं। द फर्स्ट 4 planets आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स। और जो फर्स्ट 4 planets हैं यानी कि मरकरी से लेकर के मार्स तक, एम से लेकर के एम तक, ये फर्स्ट 4 planets को हम क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट्स, इंक्लूडिंग आवर प्लैनेट अर्थ। द 4 inner planets मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड हैव मेटेलिक कोर्स। ठीक है ना, बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो प्लैनेट्स हैं वो किस चीज के बने होते हैं, तो पत्थरों के, है ना, मेटल्स के और गैसेस के। तो जो फर्स्ट 4 planets हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जो फर्स्ट 4 planets हैं ये बाकी के 4 planets के कंपैरिजन में सन के नज़दीक होते हैं, तो इनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। और ये जो इनर प्लैनेट्स हैं ये बेसिकली बने होते हैं पत्थरों के और इनके कोर में क्या पाया जाता है, मेटल पाया जाता है, इसलिए मेटेलिक कोर बोली गई है। ठीक है। Now, the 4 inner planets are comparatively small and dense bodies having solid surfaces like Earth। अगर हम 4 इनर प्लैनेट्स की बात करें तो ये छोटे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्थ का जो साइज है उसको अगर हम सन के साइज का से कंपेयर करें तो अर्थ प्लैनेट का जो भी डायामीटर होगा, ठीक है ना, उस डायामीटर का आप क्या करो, 100 गुना करो। तो जब अर्थ के डायामीटर का आप 100 गुना करोगे तब जाकर के सन का डायामीटर बनेगा। और मास की तो फिर पूछो ही मत, मिलियन टाइम्स आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अर्थ जैसी है उसी के जैसे जो बाकी के मतलब जो इनर प्लैनेट्स हैं मरकरी से लेकर के मार्स तक, ये छोटे होते हैं, डेंस बॉडीज होती हैं और इनके जो सरफेसेस हैं वो सॉलिड होते हैं जैसे कि अर्थ का है। अर्थ इज द बिगेस्ट ऑफ द 4 इनर प्लैनेट्स। अब जब मैंने आपको ये बता दिया कि जब अर्थ का डायमीटर का आप 100 गुना करोगे तब जाकर के वो सन का डायमीटर बनेगा, जब आप अर्थ के मास को मिलियंस ऑफ टाइम्स इंक्रीज करोगे तब जाकर के वो सन का मास बनेगा। तो अब यहाँ पे एक और बात बड़ी बोली गई है कि जो 4 इनर प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इन चारों प्लैनेट्स में से अर्थ क्या है, अर्थ आप बोल सकते हो कि बिगेस्ट है, यानी कि बाकी की जो 3 है मरकरी, वीनस और मार्स, ये तो और गए गुजरे हैं, सबसे छोटे हैं। The inner planets have very natural satellites और moons। जो inner planets हैं जैसे कि हमने देखा कि मरकरी और वीनस के पास तो उनके प्लैनेट्स मतलब मरकरी और वीनस के पास तो उनके सैटेलाइट्स होते ही नहीं हैं, मून्स वगैरह कुछ नहीं होते। तो जो इनर प्लैनेट्स हैं उनके पास जो नेचुरल सैटेलाइट हैं वो काफ़ी कम है। The planets outside the orbit of Mars are called outer planets। और मार्स के बाद में जो प्लैनेट्स आ रहे हैं जुपिटर से लेकर के नेपच्यून तक, इनको हम क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट बोलते हैं। इनर कहाँ से कहाँ आएंगे, एम से एम यानी कि मरकरी से लेकर के मार्स तक, ठीक है, और जुपिटर से लेकर के नेपच्यून तक को हम क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। Thus Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are outer planets। The outer planets are much farther off from the sun than the inner planets। The 4 outer planets are giant planets, very, very big planets। Now these 4 outer planets, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, are made mainly of hydrogen
एंड हीलियम गैसेस एंड नॉट ऑफ रॉक एंड मेटल। ये जो हमारे पास 4 आउटर प्लैनेट्स आए हैं ना, जुपिटर से लेकर के नेपच्यून तक, ये सभी के सभी प्लैनेट्स मेनली किस चीज़ के बने होते हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस के, रॉक्स एंड मेटल्स के नहीं। हमने इनर प्लैनेट्स के बारे में, जो हमारे पास 4 इनर प्लैनेट्स हैं, कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनके बारे में ये पढ़ा था कि दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड हैव मेटेलिक कोर्स, यानी कि ये रॉक्स के बने होते हैं और इनकी आप बोल सकते हो कि इनके कोर में मेटल्स पाए जाते हैं, इसीलिए मेटेलिक कोर्स बोला गया है। लेकिन जो हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं, 4 आउटर प्लैनेट्स, इनके लिए बोला गया है कि भाई ये मेनली बने होते हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस के, रॉक एंड मेटल्स के नहीं। एंड दे डू नॉट हैव सॉलिड सरफेसेस एट ऑल। हमने इनर प्लैनेट्स के लिए पढ़ा था, इनर प्लैनेट्स के लिए हमने पढ़ा था द 4 इनर प्लैनेट्स आर कंपेरेटिवली स्मॉल एंड डेंस बॉडीज हैविंग सॉलिड सरफेसेस लाइक आवर अर्थ। लेकिन ये जो हमारे पास आउटर प्लैनेट आए हैं, 4 आउटर प्लैनेट्स, इनके लिए हम बोल रहे हैं कि भाई इनके जो सरफेसेस हैं वो सॉलिड बिल्कुल भी नहीं होते हैं, नॉट एट ऑल। ठीक है ना? चलो, द आउटर प्लैनेट्स हैविंग रिंग सिस्टम्स अराउंड देम, और जो आउटर प्लैनेट्स है ना उनके अराउंड आप बोल सकते हो कि रिंग सिस्टम भी पाए जाते हैं। द आउटर प्लैनेट्स ऑल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स और मून्स अराउंड देम, और जो हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं उनके पास आप बोल सकते हो कि लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स भी हैं अराउंड देम। जो भी चीज़ें आप देख सकते हो कि इनर प्लैनेट्स में हमने पढ़ी थी, उनका ऑपोजिट हो रहा है कहाँ? आउटर प्लैनेट्स में, कि जो इनर प्लैनेट्स हैं वो बेसिकली बने होते हैं मेटल्स के, रॉक्स के, और जो हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं, आउटर प्लैनेट्स, वो बन रहे हैं किसके? गैसेस के, हाइड्रोजन गैस के, हीलियम गैस के, रॉक्स एंड मेटल्स के नहीं। जो हमारे इनर प्लैनेट्स थे उनके लिए हमने बोला था कि इनका जो सरफेस है वो सॉलिड होता है ना? इनर प्लैनेट्स का जो सरफेस है वो सॉलिड होता है, लेकिन हमारे आउटर प्लैनेट्स का जो सरफेस है वो सॉलिड बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे जो इनर प्लैनेट्स हैं इनमें इनकी नेचुरल सैटेलाइट्स जो हैं वो काफ़ी कम होती हैं। हमने पढ़ा है कि मरकरी और वीनस के अराउंड तो नेचुरल सैटेलाइट्स होते ही नहीं हैं। अगर हम जनरल एक बात देखें कि तो इनर प्लैनेट्स के अराउंड उनकी नेचुरल सैटेलाइट्स काफ़ी कम होती हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं आउटर प्लैनेट्स की तो देखो द आउटर प्लैनेट्स ऑल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स मून अराउंड देम। और आउटर प्लैनेट्स में आप बोल सकते हो कि रिंग सिस्टम भी मिलता है, यानी कि प्लैनेट्स के अराउंड रिंग्स भी पाई जाती हैं, जो कि इनर प्लैनेट्स के अराउंड आपको नहीं दिखेंगी। इनर प्लैनेट्स हमारे छोटे छोटे होते हैं। अगर हम मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को कंपेयर करें तो चारों में सबसे बड़ा कौन है? हमारा खुद का प्लैनेट अर्थ, बाकी तो सब और छोटे छोटे होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं आउटर प्लैनेट्स की तो आउटर प्लैनेट्स को तो हम जायंट प्लैनेट्स बोल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एंड ऑल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सिस। सभी के सभी प्लैनेट्स, ये बात सच है कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो अपनी एक्सिस के अबाउट भी क्या करते हैं? गोल गोल घूमते हैं, रोटेट करते हैं। द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मार्क कर लो। क्या बोला गया है? द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। हमको ये पता है कि प्लैनेट क्या कर रहा है? सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो टाइम पीरियड जो कि एक आप बोल सकते हो कि प्लैनेट को लगा है सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में, उसे हम बोलते हैं क्या? उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। बहुत ही आसान है ना? जैसा आप बोल सकते हो कि टर्म है, वही उसका मतलब है कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, कि एक प्लैनेट को सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना समय लगा है, उसी को हम बोलते हैं क्या? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। जैसे कि ये क्या है? सन है, और ये क्या है? एक प्लैनेट है। तो प्लैनेट जो है यहाँ से चला 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 और आप बोल सकते हो कि इलेप्टिकल पाथ को अपने
ये आप बोल सकते हो कि इलिप्टिकल पाथ में रह करके वो क्या कर रहा है, बेसिकली सन के अराउंड ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो गोल घूमते 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 जहाँ से उसने अपनी जर्नी शुरू करी थी वापस लौट करके वहीं आ जाएगा। तो हुआ क्या कि प्लैनेट ने सन के अराउंड एक अपना जो रिवॉल्यूशन है वो कंप्लीट करा है। तो एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है उसे हम बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। द टाइम टेकन बाय डिफरेंट प्लैनेट्स टू मेक वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज हाउ एवर डिफरेंट। अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई सभी के जो जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे, वो सभी के सभी प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सभी प्लैनेट्स का जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा वो एक जैसा होगा। नहीं, ये तो बिल्कुल भी जो है ना कहीं मतलब कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं हो सकता कि अगर सभी के सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो सभी प्लैनेट्स का जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो एक ही होगा। नहीं, सबका अलग अलग होता है, अपना अपना होता है। जैसे कि सभी के सभी प्लैनेट्स क्या करते हैं, अपने खुद के ऑर्बिट में रह करके सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं कि नहीं करते हैं। सिमिलरली हर एक प्लैनेट का आप बोल सकते हो कि अपना पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है। एक्चुअली एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इंक्रीजेज, इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑल्सो इंक्रीजेज। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सपोज ये क्या है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, ये क्या है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सपोज ये क्या है, एक मॉल है, ये क्या है, एक मॉल है। और आपके फ्रेंड ने डिसाइड करा है कि आज मॉल जाएंगे और ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, ठीक है। तो आपका जो घर है वो यहाँ है और आपके फ्रेंड का जो घर है वो कहाँ है, यहाँ है। तो ये रहा मॉल जहाँ पे जाकर के आपको शॉपिंग करनी है, ये रहा आपका घर और ये रहा आपका फ्रेंड का घर। तो होने क्या वाला है, आप और आपका फ्रेंड दोनों ही अपने अपने घरों से निकल करके एक कॉमन डेस्टिनेशन मॉल तक पहुंचोगे शॉपिंग करने के लिए। लेकिन आप लोगों को जो समय लगेगा ना अपने अपने घर से निकल करके मॉल तक पहुंचने के लिए, वो समय अलग अलग लगेगा। क्यों? दिख रहा होगा ना आपको कि आपका जो घर है वो मॉल के काफ़ी नज़दीक है। तो हो सकता है कि आपको मॉल पहुंचने में मुश्किल से 15 मिनट लगे, लेकिन आपका जो दोस्त का घर है, फ्रेंड का जो घर है, वो तो बहुत दूर है मॉल से। तो उसको मॉल तक पहुंचने के लिए आप बोल सकते हो कि हो सकता है कि 45 मिनट्स लग जाएं। आप बोल सकते हो कि डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आपको आपके घर से लग रहे हैं मात्र 15 मिनट, सेम डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपके दोस्त को लगेंगे 45 मिनट्स। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मैटर करता है ना। डेस्टिनेशन तो वही है, लेकिन जो डिस्टेंस है जहाँ से जर्नी मतलब जो आप बोल सकते हो कि ओरिजिन है, जहाँ से जर्नी शुरू होने वाली है, उस ओरिजिन का आप बोल सकते हो कि जो डिस्टेंस है डेस्टिनेशन से वो अलग है। यहाँ से आप बोल सकते हो कि सपोज ये कितना है, मानो कि 6 किलोमीटर है और यहाँ से आप बोल रहे हो कि 20 किलोमीटर है, तो भाई समय तो अलग अलग लगेगा ना। तो यहाँ पे भी तो ऐसे ही हो रहा है। ये जो पिक्चर है इसको आप दोबारा से देख सकते हो। कौन सी वाली पिक्चर? ये वाली पिक्चर कहाँ गया, आएगा, देखो ये सन के सबसे नजदीक कौन है? मरकरी प्लैनेट है। तो ये छोटा सा प्लैनेट है, फट से क्या करेगा, आ जाएगा घूम करके और सन के अराउंड जो अपना एक रिवॉल्यूशन है वो जल्दी से कंप्लीट कर लेगा। लेकिन जो सबसे दूर है नेपच्यून के बारे में सोचो। नेपच्यून भी आप बोल सकते हो कि सन के अराउंड क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। लेकिन एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो समय लगेगा वो आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? डिस्टेंस मैटर करता है ना भाई, कि आप और आपका दोस्त सेम डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे थे, लेकिन क्योंकि आपके दोस्त का घर दूर था तो उसको पहुंचने में मॉल तक 45 मिनट्स लगे थे और उसी डेस्टिनेशन पे आप अपने घर से पहुंच गए थे 15 मिनट में। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है कि मरकरी आप बोल सकते हो कि जो प्लैनेट है वो सबसे नज़दीक है सन के, तो एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि नेपच्यून बहुत दूर है तो सन का एक रिवॉल्यूशन आप बोल सकते हो कि कंप्लीट करने में उसको ज़्यादा समय लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको समझाना ज़रूरी था, जो कि मैंने समझा दिया है, एग्जाम्पल से समझा दिया है। अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन, हाँ, तो क्या बोला गया है कि एक्चुअली द डिस्टेंस एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इंक्रीजेज, इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑल्सो इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्लैनेट का जो डिस्टेंस है सन से, आई रिपीट, जो प्लैनेट का डिस्टेंस है सन से, अगर वो डिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो भी इंक्रीज हो जाता है। द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन
रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, पीरियड ऑफ रोटेशन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन और पीरियड ऑफ रोटेशन में कंफ्यूज मत होना। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब क्या, कि एक प्लैनेट को सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है। और पीरियड ऑफ रोटेशन मतलब क्या, द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। भाई प्लैनेट जो है वो माना कि सन के अराउंड गोल गोल घूमते हैं, लेकिन गोल गोल घूमते समय क्या करते हैं, वो अपनी ही एक्सिस पे भी तो रोटेट करते हैं ना। तो एक कंप्लीट रोटेशन में एक प्लैनेट को अपनी ही एक्सिस पे रह करके एक कंप्लीट रोटेशन में कितना समय लगा है, उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन। The time taken by different planets to rotate once on their axis और period of rotation is also different। जैसे कि हमने बोला कि period of revolution अलग अलग होता है अलग अलग planets के लिए, similarly जो period of rotation है वो भी अलग अलग होता है for different planets। अब यहाँ पे कुछ important facts और figures हैं planets के बारे में, जो कि आप एक बार तो read कर सकते हो। रटने के लिए यहाँ पे आपसे नहीं बोल रही हूँ, रटने की जरूरत है ही नहीं आपको, लेकिन आपको एक जब फिगर्स सामने आते हैं ना तो एक्चुअल आप बोल सकते हो कि आप एनालिसिस कर सकते हो। देखो प्लैनेट का नाम क्या है, मरकरी है। इसका डायमीटर कितना है, 4880 किलोमीटर्स। और सबसे छोटा जो डायमीटर है वो आपको मरकरी प्लैनेट का ही मिलेगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सन कितना है, 58 इंटू 10⁶ किलोमीटर्स। टाइम टेकन, अच्छा इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है, 88 डेज, यानी कि जो मरकरी है वो 88 दिनों में सन का एक रिवॉल्यूशन जो है ना वो कंप्लीट कर लेता है 88 डेज में। पीरियड ऑफ रोटेशन यानी कि अपनी ही एक्सिस पर वो एक रोटेशन कितने दिनों में कंप्लीट करता है, तो 58 डेज में कंप्लीट करता है एक रोटेशन, ठीक है। और सैटेलाइट्स की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप बोल सकते हो कि मरकरी और वीनस के पास उनका खुद का कोई सैटेलाइट नहीं होता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे वीनस की, तो वीनस का डायमीटर आप देख सकते हो बहुत बड़ा है। डिस्टेंस फ्रॉम द सन कितना है, 108 इंटू 10⁶ किलोमीटर। और अगर हम बात करेंगे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की, यानी कि वीनस को सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, सो इट विल बी 225 डेज। मरकरी केवल 88 डेज में क्या कर रहा है, सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। और उसी एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में वीनस को लग रहे हैं 225 डेज। और अपनी एक्सिस के अबाउट एक रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, 243 डेज। यानी कि वीनस तो आप बोल सकते हो कि बहुत ही स्लो मोशन में चलता है ना। सन के अराउंड जो रिवॉल्यूशन है, एक रिवॉल्यूशन उसको भी लेने में उसको 225 डेज लगते हैं, और अपनी ही एक्सिस में एक रोटेशन कंप्लीट करने में उसको 243 डेज लग जाते हैं। और सैटेलाइट्स तो इनके पास है ही नहीं, बताया था मैंने आपको। अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका जो डायमीटर है वो इतना है। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें सन से, तो 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर्स। और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो 365 डेज में आप बोल सकते हो कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। और अपनी ही एक्सिस पे जब वो घूमती है तो एक रोटेशन वो कितने समय में जो है ना ले लेती है, तो 24 आवर्स। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है अर्थ का, 365 डेज। और पीरियड ऑफ रोटेशन कितना है, 24 आवर्स। यानी कि 24 आवर्स में जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के अबाउट एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। और सैटेलाइट आप बोल सकते हो कि अरे आप खुद ही बताओ ना, आपको अर्थ से उसके कितने चांद नज़र आते हैं? एक ही चांद नज़र आता है ना। इसका मतलब क्या कि अर्थ के पास उसका केवल एक ही मून है, एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। इसके अलावा मार्स का डिस्टेंस आप देख सकते हो फ्रॉम दी मार्स का डायमीटर आप देख सकते हो, ठीक है ना, प्लेनेट का। इसके अलावा डिस्टेंस फ्रॉम दी सन, देखो जैसे जैसे आप नेपच्यून तक जाते जाओगे वैसे वैसे प्लैनेट्स का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन वो इंक्रीज होता ही जाएगा, है ना। फिर इसके अलावा आप बोल सकते हो कि एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में मार्स को 687 डेज लगते हैं। कितने दिन, 687 डेज। जो रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में अर्थ को 365 डेज लग रहे थे रफली, उसी एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में जो मार्स है उसको लगते हैं डबल डेज, यानी कि 687 डेज। और अगर आप पीरियड ऑफ रोटेशन की बात करो तो 24 आवर्स
37 मिनट्स में जो मार्स है वो अपनी एक्सिस के अबाउट एक रोटेशन ले लेता है, 24 आवर्स 37 मिनट्स। और मार्स के पास उसके 2 नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। चलिए, फिर है जुपिटर। जुपिटर का डिस्टेंस, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे आप नेपच्यून की तरफ जाओगे जो डिस्टेंस है प्लैनेट्स का फ्रॉम द सन वो इंक्रीज होता जाएगा। अच्छा, ये तो डायमीटर है, ठीक है। तो जुपिटर के लिए हम बोल रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा प्लैनेट है ये, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो डायमीटर होगा वो आपको सबसे ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द सन तो 778 इंटू 10⁶ किलोमीटर्स। और आप बोल सकते हो कि इतने साल लग जाते हैं जुपिटर को, क्योंकि डिस्टेंस देखो ना, डिस्टेंस आप बोल सकते हो कि जुपिटर का फ्रॉम द सन काफ़ी ज़्यादा है, तो साल लग जाते हैं जुपिटर को, 11 साल के करीब, है ना। रफली 12 साल के करीब जुपिटर को लग जाता है सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में। और अगर हम बात करते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन की, तो जो जुपिटर प्लैनेट है वो अपनी ही एक्सिस के अबाउट एक रोटेशन बहुत जल्दी कर लेता है 9 घंटे 50 मिनट के अंदर। अर्थ को लगते हैं 24 आवर्स, लेकिन जुपिटर आप बोल सकते हो कि 9 घंटे 50 मिनट के अंदर एक रोटेशन कर भी लेता है अपने एक्सिस के अबाउट। वो तो उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है सन से, इसीलिए वो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन में टाइम लग रहा है, बाकी तो वो भी जल्दी कर लेता। और अगर हम बात करेंगे नेचुरल सैटेलाइट्स की, तो भाई 67, जुपिटर के पास 67 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, मून्स हैं उसके पास। सैटर्न, आप इसका डायमीटर देख सकते हो, डिस्टेंस ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा ही अर्थ सन से। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि 29.5 को क्या बोलते हैं, 29 ही बोलते हैं ना, तो 29.5 ईयर्स लगते हैं सैटर्न को अर्थ सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। 29.5 ईयर्स लग जाते हैं सैटर्न को सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, और अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करने में 10 घंटे 14 मिनट्स लगते हैं। और नंबर ऑफ मून्स या नेचुरल सैटेलाइट्स देखो 62। यूरेनस, डायमीटर प्लैनेट का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, डिस्टेंस जो है सन से वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और यूरेनस को आप बोल सकते हो कि सन का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगते हैं 84 ईयर्स। और अपनी एक्सिस के अबाउट वो एक रोटेशन 10 घंटे 49 मिनट्स में कर लेता है कंप्लीट। और इसके पास कितने मून्स हैं, 27। नेपच्यून का डायमीटर आपको दिखाई दे रहा होगा, डिस्टेंस ऑब्वियसली बात है सबसे ज़्यादा होगा इसका सन से, क्योंकि सबसे दूर में आता है ये। और 165 ईयर्स लग जाते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा प्लैनेट का सन से, वैसे वैसे आप बोल सकते हो कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो नेपच्यून को सन का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 165 ईयर्स लगते हैं, 165 ईयर्स। और रोटेशन तो आप बोल सकते हो कि 16 घंटे 3 मिनट में कवर कर लेता है। और नेचुरल सैटेलाइट कितनी है, 14 है। आई बात समझ में? तो ये कुछ फिगर्स आपको याद नहीं करने, लेकिन फिगर्स से आप बोल सकते हो कि जो एनालिसिस है ना वो हमारी एकदम प्रॉपर हो जाती है। नाउ प्लीज नोट दैट टिल द ईयर 2006 देयर वर 9 प्लैनेट्स। 2006 ईयर तक 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे हमारे सोलार सिस्टम में। एक छोटा सा प्लैनेट और होता था जिसका नाम था प्लूटो। द प्लूटो वॉज द फादर्स्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन बियॉन्ड नेपच्यून। और ये प्लूटो आता कहाँ था, नेपच्यून के भी पीछे। इन 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU adopted a new definition of planet। तो हुआ क्या कि IAU आप बोल सकते हो कि जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इन लोगों ने प्लैनेट की एक नई डेफिनेशन जो है अडॉप्ट करी 2006 में। और उस डेफिनेशन में जो प्लूटो है वो फिट नहीं हो पाया, इसीलिए दो प्लूटो इज स्टिल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इट इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड अ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। खूब जन न्यूज़ बनी थी कि अब प्लूटो प्लैनेट नहीं रहा। तो लोगों को लगा था कि जो प्लैनेट है प्लूटो वो कहीं भस्म हो गया, कहीं गायब हो गया है। गायब नहीं हुआ है, वो अभी भी सन के अराउंड जो है ना रिवॉल्व करता है। लेकिन अब प्लूटो को हम प्लैनेट नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो IAU ने प्लैनेट की नई डेफिनेशन अडॉप्ट करी है, उस डेफिनेशन में प्लूटो खरा नहीं उतरता है। इसलिए अब प्लूटो को हम
प्लैनेट कंसिडर नहीं करते हैं। वी विल लर्न द न्यू डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट इन हायर क्लासेस, और अभी डेफिनेशन मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो जो है नहीं वो हम क्यों पढ़ें। द प्लैनेट्स आर कॉल्ड ग्रह इन हिंदी, और हिंदी में प्लैनेट्स को हम ग्रह बोलते हैं। अब हम एक काम करते हैं, एक के बाद एक 3 प्लैनेट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मरकरी की, तो ये फर्स्ट प्लैनेट है और आप फिगर देख सकते हो कुछ इस तरह का दिखता है। सन के सबसे नज़दीक जो प्लैनेट है वो कौन है, मरकरी ही है। मरकरी इज़ द प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू द सन एंड इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलार सिस्टम। सबसे छोटा प्लैनेट और सबसे नज़दीक प्लैनेट सन से कौन होता है, मरकरी होता है। सिंस द प्लैनेट मरकरी इज़ क्लोजेस्ट टू द सन देयरफॉर इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, और क्योंकि मरकरी सन के सबसे नज़दीक है तो ऑब्वियस सी बात है दिन के समय पे ये बहुत गर्म होगा। द प्लैनेट मरकरी हैज़ अ रॉकी सरफेस विच इज़ कवर्ड विद क्रेटर्स, और मरकरी का जो सरफेस है वो रॉकी होता है और क्रेटर से कवर्ड होता है। मरकरी इज़ ऑलवेज क्लोज टू द सन एंड यूजुअली हिडन बाय द सन्स ग्लेयर, और आप बोल सकते हो कि क्योंकि मरकरी, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हर एक प्लैनेट का क्या होता है, अपना एक ऑर्बिट होता है ना, और उसी ऑर्बिट में रह करके वो क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो जो मरकरी प्लैनेट है वो हमेशा ही सन के पास रहता है, इज़ ऑलवेज क्लोज टू द सन, जिसके कारण वो हमेशा छुपा रहता है सन की चमक से, सन की ग्लेयर से। ड्यू टू दिस, जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि रात है, रात में आप क्या करो, एक टॉर्च जला करके रख दो अपने से थोड़ा दूर, और उस टॉर्च से आप बोल सकते हो कि बिल्कुल चिपका करके एक पेंसिल रख दो। क्या बोला मैंने कि यहाँ पे एक टॉर्च जल रही है और टॉर्च के बिल्कुल बगल में आप क्या करो एक पेंसिल रख दो। एकदम जब रात हो जाए ना तब करना ये काम, जब एकदम अंधेरा हो जाए कमरे में, ठीक है ना। तो टॉर्च जल रही है, उसके बगल में रखी है पेंसिल, और इस टॉर्च को हम ऐसे देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, तो हमें चमक नज़र आएगी, लेकिन टॉर्च के बगल में जो पेंसिल है वो नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि जो टॉर्च की चमक है ना, उस चमक में, उस ग्लेयर के कारण जो पेंसिल है वो छुप गई है। तो ऐसे ही मरकरी का हाल भी होता है कि मरकरी हमेशा सन के पास ही पाया जाता है, तो सन की जो चमक है, जो सन का ग्लेयर है, उसके कारण हमेशा छुपा रहता है वो। ड्यू टू दिस मरकरी इज़ अ प्लैनेट विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू सी, और इसी के कारण मरकरी प्लैनेट को देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मरकरी प्लैनेट इज हाउ एवर विजिबल जस्ट बिफोर सनराइज एंड जस्ट आफ्टर सनसेट नियर द होराइजन। अब ये होराइजन क्या होता है, ये आप बोल सकते हो कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिसमें हम बोलते हैं कि आसमान और धरती क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है ना। होराइजन क्या होता है, बेसिकली एक ऐसी इमेजिनरी, कोई लाइन होती नहीं है लेकिन हम उसको बना लेते हैं कि हाँ भाई ये एक ऐसी लाइन है जहाँ पे धरती और आकाश क्या करते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो सनराइज का मतलब क्या होता है कि जो सन है वो होराइजन से ऊपर आ गया है, और सनसेट का मतलब क्या है कि जो सन है वो होराइजन के नीचे चला गया है, ठीक है। तो बोला गया है कि वैसे तो मरकरी को देखना, क्योंकि वो हमेशा सन के पास रहता है, उसकी चमक में छुप जाता है, तो मरकरी को देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन सनराइज क्या बोल सकते हो कि जस्ट पहले और सनसेट के जस्ट बाद में नियर द होराइजन आपको मरकरी नज़र आ जाता है। तो अगर मरकरी को देखना है आप लोगों को तो सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, सनराइज के बिल्कुल थोड़ा सा पहले या सनसेट के टाइम पे भी आप मरकरी को देख सकते हो। सो प्लैनेट मरकरी कैन बी सीन only at those places where trees and other buildings do not obstruct the view of horizon। तो ये ठीक बात है कि सनराइज और सनसेट के जस्ट पहले बाद में मरकरी आपको दिखाई दे जाएगा स्काई में, लेकिन कहाँ, नियर द होराइजन। तो अगर आपको मरकरी देखना ही है तो ये मेक श्योर करना पड़ेगा आपको कि जो होराइजन से आप देखना चाह रहे हो ना, उस होराइजन को किसी ने ऑब्स्ट्रक्ट ना करा हो, किसी बिल्डिंग ने या किसी पेड़ ने। अगर पेड़ बीच में आ जाएगा, कोई बिल्डिंग बीच में आ जाएगी, तो फिर कैसे दिखेगा आपको होराइजन, और अगर होराइजन ही नहीं दिखेगा तो फिर मरकरी कहाँ से दिखेगा। सो व्हेन द प्लैनेट मरकरी इज विजिबल जस्ट बिफोर सनराइज इन द मॉर्निंग इट इज कॉल्ड अ मॉर्निंग स्टार। क्योंकि आप बोल सकते हो कि मरकरी प्लैनेट जो है सनराइज के जस्ट पहले दिखाई दे रहा है, सुबह सुबह मॉर्निंग में, इसलिए इसको हम मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। एंड व्हेन इट इज विजिबल जस्ट आफ्टर द सनसेट इन द इवनिंग, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार। जैसे कि यहाँ देखो मरकरी आपको यहाँ पे एज अ मॉर्निंग स्टार नजर आएगा, है ना। तो सुबह सुबह का मतलब समय है और सनराइज बिल्कुल होने ही वाला है, अभी हुआ नहीं है, बिल्कुल होने ही वाला है। तो आप वो समझ सकते हो ना कि वैसे तो जो मरकरी है वो सन के ग्लेयर में हमेशा छुपा रहता है, लेकिन जब सन की रोशनी जैसे ही कम मतलब जैसे ही कम होती है, कम कैसे हो रही है, जब सन डूब रहा है या जब सन उगने वाला है
है ना, जब सनराइज होने वाला है, जब सन सेट हो चुका है, तो उस समय सूरज की जो रोशनी है वो कम हो जाती है, और जब रोशनी जैसे ही कम होती है तो मरकरी हमें विजिबल हो जाता है। तो देखो यहाँ पे आपको मरकरी एक बहुत ही आप बोल सकते हो कि सुंदर से स्टार के जैसे, स्टार तो फिर भी छोटे छोटे होते हैं, ट्विंकल करते हैं, मरकरी देखो क्योंकि एक प्लैनेट है और सन के सबसे नज़दीक है तो भरपूर रोशनी जो है ना मरकरी को मिलती है। तो ये सनराइज आप देख सकते हो कि अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। थोड़ी थोड़ी रोशनी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, तो इस थोड़ी थोड़ी रोशनी में ही मरकरी दिखाई देता है एज अ मॉर्निंग स्टार। सिमिलरली आप बात कर सकते हो, देखो होराइजन का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था, होराइजन क्या होती है, बेसिकली एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जहाँ पर आसमान और धरती क्या करते हैं, मिलते हैं। तो देखो जो मरकरी है वो आपको होराइजन के पास ही नजर आ रहा है। ये क्या है, ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिसमें आप बोल सकते हो कि धरती और आसमान क्या कर रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं। तो इस होराइजन के बिल्कुल पास में ही आपको मरकरी दिखाई देगा, सनराइज के समय भी और सनसेट के जस्ट बाद में, है ना। देखो सूरज जो है वो डूब चुका है, यहाँ पे आपको सूरज की थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही होगी, देखो यहाँ पे, है ना, सूरज की यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही होगी कि जो सन है वो होराइजन के नीचे चला गया है, तो सन सेट हो गया है। तो इस थोड़ी थोड़ी रोशनी में आपको यहाँ पे मरकरी जो है दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा चांद भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई सूरज डूब चुका है ना, तो चांद तो आ ही जाएगा ऊपर, तो चांद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और सन की यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे रही है, और इस थोड़ी थोड़ी रोशनी में ही आपको मरकरी होराइजन के आप बोल सकते हो कि पास में नजर आ जाएगा, नियर द होराइजन, ठीक है ना। आप बोलोगे कि मैम वीनस भी नजर आ रहा है, हाँ आएगा, वीनस भी आएगा, उसके बारे में भी हम देखेंगे। द प्लैनेट मरकरी कैन बी सीन ईदर एज अ मॉर्निंग स्टार इन द ईस्टर्न स्काई जस्ट बिफोर द सनराइज और एज एन इवनिंग स्टार इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर द सनसेट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो प्लैनेट मरकरी है इसको आप देख सकते हो एक मॉर्निंग स्टार के समान ईस्टर्न स्काई में जस्ट बिफोर सनराइज, और आप इसको देख सकते हो एज इवनिंग स्टार इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर द सनसेट। प्लैनेट मरकरी कैन बी सीन एज अ मॉर्निंग स्टार और एज एन इवनिंग स्टार बिकॉज इट लाइज इनसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। यहाँ पे एक बड़ी बात बोली गई है कि जो प्लैनेट मरकरी है इसको हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के फॉर्म में क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो प्लैनेट है ना ये अर्थ के ऑर्बिट के अंदर है। आप खुद ही देखो ना, अर्थ का ऑर्बिट कहाँ है, देखो ये क्या है, अपना सन है, ये क्या है, अपना सन है, ठीक है ना। सबसे पास वाला ऑर्बिट किसका होगा भाई, मरकरी का होगा, तो ये क्या है, अपना प्लैनेट मरकरी है। इसके बाद में किसका ऑर्बिट होगा, इसके बाद में ऑर्बिट होगा देखो वीनस का, ठीक है, और इसके बाद में किसका ऑर्बिट होगा, अर्थ का होगा। भाई तीसरे पोजीशन पे तो अर्थ ही आती है ना। तो मरकरी हमें दिखाई क्यों दे रहा है मॉर्निंग या इवनिंग स्टार के फॉर्म में, क्योंकि ये जो मरकरी है ना ये अर्थ के ऑर्बिट के अंदर ही आता है। ऑर्बिट मतलब आप ऐसा समझो कि इलाका, है ना, तो ये जो मरकरी है वो अर्थ के इलाके के अंदर ही आता है, इसीलिए इलाके के अंदर जो भी चीजें रहती हैं वो हमें दिखाई दे जाती हैं। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि प्लैनेट मरकरी कैन बी सीन एज अ मॉर्निंग स्टार और एज एन इवनिंग स्टार बिकॉज इट लाइज इनसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। Mercury is termed as morning star या evening star because it is fairly bright object in the sky and appears like a star। इसको हम बार बार स्टार क्यों बोल रहे हैं, कहने को तो ये प्लैनेट है लेकिन फिर भी मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये क्या बात हुई, ये बात इसलिए हुई क्योंकि ये एकदम तारे के समान ही जो है ना ब्रिलियंटली शाइन करता है, इसीलिए नाम पड़ गया क्या, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। कि भाई अगर तुम तारे के समान चमक ही रहे हो ना तो लो तुम्हारा नाम ही हम रख देते हैं क्या, स्टार, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। चलो अगला पॉइंट, इनफैक्ट मरकरी शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द सन। वही वाली बात है कि मरकरी शाइन कैसे कर रहा है, क्योंकि भाई सन की लाइट उसके ऊपर पड़ रही है। भाई सन की लाइट पड़ती है मरकरी के ऊपर और मरकरी क्या करता है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंच जाती है, तो इसलिए मरकरी शाइन करता हुआ नजर आता है। प्लैनेट मरकरी शोज फेजेस लाइक द मून, और जो प्लैनेट मरकरी है ना वो मून की तरह फेजेस जो है ना शो करता है। दिस इज due to the fact that Mercury lies inside the Earth's orbit, so as Mercury revolves around the sun, its sunlit surface is visible in varying amounts from the Earth। देखो ऐसा है कि हमको अगर मरकरी दिखाई दे रहा है तो क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो अर्थ के ऑर्बिट के, अर्थ के इलाके के अंदर आता है, इसलिए दिखाई दे जाता है। अगर हम बोल रहे हैं कि चांद के समान
है ना। मून की जैसे मरकरी के भी क्या होते हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं। तो वो हमको फेजेस क्यों नजर आ रहे हैं, आप ना इसको ऐसे समझो, इस डायग्राम से समझो। ये रहे, ये क्या है, ये है अर्थ और इस पे खड़े हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सन है, ठीक है। और सन के अराउंड आप बोल सकते हो कि इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या हो रहा है, मरकरी रिवॉल्व कर रहा है। अब सपोज मरकरी यहाँ है, तो इस साइड में आप बोल सकते हो कि मरकरी के इस साइड में खूब सूरज की रोशनी जो है ना पड़ रही है। तो मरकरी जो है ना आपको एकदम फुल मून जैसा दिखाई दे रहा है। फिर क्या हुआ, मरकरी साइड में आया, साइड में आया तो आप बोल सकते हो कि मरकरी का जो इतना इतना आप बोल सकते हो कि पोर्शन है, मरकरी का जो इतना पोर्शन है, सिर्फ इतने पोर्शन में क्या हो रहा है, सन की रोशनी पड़ रही है। तो क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हैं, हम देख रहे हैं यहाँ से, तो हमको जो मरकरी है ना, पहले तो वो एक चांद की तरह, एक फुल मून की तरह नजर आ रहा था। अब देखो, अब हमें मरकरी ऐसा लग रहा है कि फुल मून नहीं है। जब तक मरकरी यहाँ था तो मरकरी हमको फुल मून की तरह नजर आ रहा था, है ना। लेकिन अब देखो, क्योंकि अब केवल इतने हिस्से में क्या हो रहा है, सूरज की रोशनी पड़ रही है मरकरी के ऊपर, तो अब हमें मरकरी का केवल इतना पोर्शन नजर आ रहा है। पीछे का ये वाला, पीछे का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये तो हमको नजर आ ही नहीं रहा है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे मरकरी हमें चांद की तरह फेजेस में नजर आ रहा है। जैसे कि चांद के फेजेस होते हैं ना, कभी फुल मून, कभी आप बोल सकते हो कि चंद्र जैसा दिखाई देता है, ऐसा कुछ इस तरीके से। फिर इसके अलावा अब मरकरी यहाँ आ गया, तो अब जब मरकरी यहाँ पे आया है तो इसके केवल आधे हिस्से में, केवल आधे हिस्से में क्या हो रहा है, सनलाइट पड़ रही है। तो केवल हमें इसका आधा हिस्सा नजर आ रहा है, जो बाकी का नेक्स्ट पोर्शन है वो तो हमें दिखाई दे नहीं रहा है, नेक्स्ट हाफ, है ना। तो इसीलिए हमको ऐसा लग रहा है कि आज जो मरकरी है वो चांद की तरह आधा हो गया है। फिर इसके बाद में अब मरकरी जो है ना यहाँ आ गया है। अब आप बोल सकते हो कि मरकरी के केवल इस वाले सरफेस पे क्या हो रहा है, सनलाइट पड़ रही है। तो जहां पे देखो, जिस सरफेस पे, जिस पोर्शन पे सनलाइट पड़ती है वो पोर्शन चमकता है। हम सन को और मरकरी को अर्थ से खड़े रह करके देख रहे हैं। तो आज जो हमको मरकरी है वो कुछ ऐसा नजर आएगा, क्रीसेंट शेप का नजर आएगा। फिर मरकरी यहां आ गया, तो अब मरकरी के इस वाले सरफेस पे क्या हो रहा है, इस वाले पोर्शन पे सनलाइट पड़ रही है। तो जो जहां पे पड़ रही है वो पोर्शन हमें दिखाई दे जाएगा। अब मरकरी यहाँ आ गया, तो अब फिर से क्या हुआ है, इसके आधे साइड में सनलाइट पड़ रही है, तो हमको फिर से मरकरी का आधा साइड नजर आएगा, जो रिमेनिंग हाफ साइड है वो हमें नजर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या कि हमको फिर से जो मरकरी है वो एक आधे चांद की तरह नजर आएगा। और जब मरकरी फिर से सामने पहुंचेगा तो फिर से उस पर पूरी बहुत सारी सनलाइट पड़ेगी, तो मरकरी जो है हमें एक फुल मून की तरह नजर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि दिस मरकरी जो है वो चांद की तरह क्या करता है, फेजेस शो करता है। ऐसा क्यों, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट मरकरी लाइज इनसाइड द अर्थ्स ऑर्बिट। मरकरी जो है अर्थ के ऑर्बिट के अंदर आता है। एज मरकरी रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जब मरकरी सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, इट्स सनलिट सरफेस इज विजिबल इन वेरिंग अमाउंट्स फ्रॉम द अर्थ। तो उसके आप बोल सकते हो कि वो वाले सरफेस जिसके ऊपर रोशनी पड़ रही है, सन की रोशनी पड़ रही है, इट्स सन लिट सरफेस इज विजिबल इन वेरिंग अमाउंट्स फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से हमें देखने पर ऐसा लगता है, भाई जितने भी ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताई हैं कि कभी फुल मून जैसा नजर आ रहा है, कभी आधे चांद जैसा नजर आ रहा है, ये कैसे बताया, क्योंकि भाई मैं तो स्पेस में नहीं हूं, मैं तो अर्थ में ही हूं। तो अर्थ पर रह करके मतलब जो अर्थ पे रहकर की जो हम चीजें देख रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे कंक्लूजन निकाला गया है कि अर्थ पर रह करके ऐसा लगता है कि आज इतने वाले सरफेस पे रोशनी पड़ रही है तो केवल इतना दिखाई देगा। आज आधे पार्ट में पड़ रही है रोशनी, इसलिए केवल आधा पार्ट दिखाई देगा, बाकी का आधा नहीं दे रहा है दिखाई। इसका मतलब क्या कि आज जो मरकरी है वो एक आधे चांद की तरह नजर आ रहा है। आई बात समझ में। सो इट्स सनलिट सरफेस इज विजिबल इन वेरिंग अमाउंट फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से आप बोल सकते हो कि उसका जो सनलिट सरफेस है वो वेरिंग अमाउंट्स में दिखाई देता है, विजिबल होता है। दिस प्रोड्यूसेस द फेजेस ऑफ मरकरी। नो लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट मरकरी बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली हॉट एंड हैज नो वाटर ऑन इट। अरे यार, जब मरकरी इतना पास में होगा सन के तो ऑब्वियस सी बात है ना, मरकरी में बहुत गर्मी होगी, और इतनी गर्मी है ऊपर से पानी नहीं है, तो फिर लाइफ कैसे पॉसिबल होगी, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
फिर इसके बाद में मरकरी ऑल्सो हैज़ ऑल्सो नो एटमॉस्फेयर टू प्रिवेंट द डेडली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग इट्स सरफेस। और मरकरी के पास आप बोल सकते हो कि कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है। भाई हमारे एटमॉस्फेयर में जो आउटर लेयर जो होती है वहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ओजोन लेयर। और यही ओजोन लेयर क्या करती है? प्लैनेट अर्थ पर सन की जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस आ रही हैं, उन रेडिएशंस को जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है? ब्लॉक कर देती है। यानी कि जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस हैं सन से निकलने वाली, उनको अर्थ के सरफेस तक आने नहीं देती है। आजकल आप सुन रहे होंगे कि भाई पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज और इफेक्ट्स वगैरह की जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। यानी कि ओजोन लेयर में जो ना कुछ कुछ जगह पे छेद आ रहे हैं। स्पेशली जो एंटार्क्टिका रीजन है वहाँ पे ओजोन लेयर में एक होल हो गया है, जिसके कारण एक्सट्रीम यूवी रेडिएशंस जो है ना, अब भाई जब छेद ही हो जाएगा तो यूवी रेडिएशंस जो है ना उस छेद से अंदर आ जाएंगी, अर्थ के सरफेस तक आ जाएंगी, जिसके कारण अर्थ का जो सरफेस है उसमें कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है और जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स के पिघलने से क्या होता है? जो पानी है, भाई ग्लेशियर्स मतलब क्या? पानी, वो सॉरी बर्फ। वो बर्फ अगर पिघलेगी तो पानी बनेगा। ये पानी कहाँ जाएगा? तो जितने भी हमारे ओशंस हैं उनमें जाएगा। तो ओशंस का जो वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण ओशंस के आसपास का जो लैंड पोर्शन है वो पानी में ही जाकर के डूब रहा है। तो कुल मिलाकर के बहुत बुरी हालत है। तो मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जिसके मदद से वो सन से आने वाली जो डेडली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे अपना को प्रिवेंट कर सके। एट द सेम टाइम मरकरी के पास कोई सैटेलाइट भी नहीं है। मरकरी प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज बुध ग्रह इन हिंदी, और इसको हम हिंदी में बुध ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं वीनस प्लैनेट की। तो वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन और ये क्लोजेस्ट प्लैनेट है हमारे अर्थ से। मरकरी तो फिर भी दूर है, उससे नजदीक कौन है अर्थ से? वीनस है। द रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवॉट अनयूजुअल। और वीनस का जो रोटेशन होता है अपनी एक्सिस पर वो थोड़ा सा अनयूजुअल है। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज वीनस रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वेयर एज अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखो ऐसा है कि जो हमारे अंदर होता है, जो हमारे पास है, जो हमारे प्लैनेट में हो रहा है, वही चीज़ हमको नॉर्मल नज़र आती है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एलियंस को हम हमेशा अजीब सा बनाते हैं कि एक आंख हो गई, दो आंख हो गई, अजीब सा फेस कट हो गया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ पर जितने भी ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, हमें उन ह्यूमन बींग्स का ही जो स्ट्रक्चर है, जो उनके फीचर्स हैं, हमको केवल वही नॉर्मल लगते हैं। अगर हम किसी दूसरे डिफरेंट फीचर्स के किसी इंसान को देख लें तो हम उसको क्या बोलते हैं कि अरे ये तो एलियन है ना, कुछ इस तरीके से। तो अर्थ की जो भी चीज़ें हैं, अर्थ पर जो भी चीज़ें हैं वो सब हमको नॉर्मल नज़र आती हैं, और उससे अलग कोई चीज़ होगी तो वो हमारे लिए एलियन का काम करती हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि वीनस का जो रोटेशन है अपनी एक्सिस पे वो समवॉट अनयूजुअल है। अनयूजुअल क्यों है? क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट कैसे करती है अपने एक्सिस पे? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना। अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे कैसे रोटेट करती है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन जो वीनस है वो अपनी एक्सिस के अबाउट कैसे रोटेट करता है? ईस्ट टू वेस्ट। तो हमारे लिए वो क्या हो गया? अनयूजुअल हो गया। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्लैनेट है वो आप बोल सकते हो कि वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है ना, वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन वीनस कैसे कर रहा है? ऑपोजिट में, ईस्ट टू वेस्ट। इसलिए वो हमारे लिए क्या हो गया? अनयूजुअल हो गया। ड्यू टू दिस on Venus the sun would rise in the west and set in the east. This is opposite to what happens on the earth. अब क्योंकि आप बोल सकते हो कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इसीलिए अर्थ पे जो सन है वो ईस्ट से निकलता है, सनराइज ईस्ट से होता है, और सनसेट कहाँ पर होता है? वेस्ट में होता है। लेकिन क्योंकि वीनस में उसका जो रोटेशन है अबाउट इट्स ओन एक्सिस वो अपोजिट है, ईस्ट टू वेस्ट है ना। देखो ना यहाँ पे क्या लिखा गया है? ईस्ट टू वेस्ट। इसीलिए जो सनराइज है वो कहाँ से होगा? वेस्ट से होगा, और सनसेट कहाँ पर होगा? ईस्ट में होगा, ऑपोजिट हो गया अर्थ से। Venus is a rocky planet. The planet Venus has a dense atmosphere which consists almost entirely ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वीनस आप बोल सकते हो कि एक रॉकी प्लैनेट है और इसका एटमॉस्फेयर भी है। डेंस एटमॉस्फेयर में बेसिकली है क्या? एंटायरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई, और वीनस आप बोल सकते हो कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है नाइट स्काई में। इनफैक्ट द प्लैनेट वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई एक्सेप्ट द मून। मून को छोड़ करके अगर आपसे पूछा जाए कि भाई नाइट स्काई में मून के अलावा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आपको बोलना चाहिए
वीनस। इसीलिए याद करो जब हम मरकरी के बारे में पढ़ रहे थे कि भाई ये मॉर्निंग स्टार की तरह नजर आता है, इवनिंग स्टार की तरह नजर आता है, तो मैंने यहाँ पे आपको जो इमेज बताई थी इसमें आपको वीनस भी नजर आ रहा होगा, है ना। और आप अगर मरकरी और वीनस को कंपेयर करोगे तो वीनस ही आपको ज्यादा ब्रिलियंटली शाइन करते हुए नजर आ रहा होगा, है ना। इस पिक्चर में आपको मरकरी भी नजर आ रहा है, मरकरी एज एन इवनिंग स्टार, लेकिन एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे वीनस भी नजर आ रहा है। भाई अरे इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि अगर मरकरी नजर आ रहा है तो वीनस नजर नहीं आ सकता। अरे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे मरकरी भी नजर आ रहा है, वीनस भी नजर आ रहा है, लेकिन वीनस यहाँ पे आपको मरकरी से पहली बात तो ज्यादा बड़ा नजर आ रहा होगा, क्योंकि नेचुरल सी बात है जो वीनस है वो अर्थ के नजदीक है, तो जो चीज नजदीक होती है वो बड़ी नजर आती है। एट द सेम टाइम ये ब्रिलियंटली शाइन भी कर रहा है मरकरी से ज्यादा। कहने को तो आप बोल सकते हो कि जो मरकरी है वो सन के ज्यादा नजदीक है, तो मरकरी को ज्यादा ब्रिलियंटली शाइन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वीनस आप बोल सकते हो कि मून के बाद में ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है इन द नाइट स्काई, ठीक है। सो वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज द प्लैनेट वीनस इन द नाइट स्काई बाय इट्स ब्राइटनेस। तो मून के बाद में जो भी मतलब आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट आपको नाइट स्काई में ब्राइटली चमकता हुआ नजर आए, समझ लो ना वो क्या है, वीनस ही है ना। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि प्लैनेट्स जो हैं वो ट्विंकल नहीं करते, तो आप स्टार्स और प्लैनेट्स में आराम से जो है ना डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो जो मून के बाद में सबसे चमकती हुई चीज़ नजर आए नाइट स्काई में वो क्या होगा, वीनस ही होगा। द प्लैनेट वीनस अपीयर्स वेरी ब्राइट बिकॉज इट्स क्लाउडी एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स 75% ऑफ द लाइट विच इट रिसीव्स फ्रॉम द सन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई कहने के लिए तो मरकरी नज़दीक है सन के, तो उस पर तो बहुत ज़्यादा ही सनलाइट पड़नी चाहिए, तो उस हिसाब से मरकरी को तो बहुत ज़्यादा ही चमकना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वीनस चमकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मरकरी में तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, है ना। वीनस के पास एटमॉस्फेयर है और काफ़ी डेंस एटमॉस्फेयर है, बेसिकली उसमें मेजर कार्बन डाइऑक्साइड ही पाई जाती है, ठीक है ना। वीनस में जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में नजर आ रहा होगा काफ़ी बादलों मतलब क्लाउडी अपीयरेंस है वीनस की, है ना। तो क्लाउडी अपीयरेंस मतलब धुंधला सा नजर आ रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, डेंस एटमॉस्फेयर है, उसमें मेजॉरिटी आप बोल सकते हो कि कंट्रीब्यूशन किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है। और इसी क्लाउडी एटमॉस्फेयर के कारण जो भी सनलाइट पड़ रही है वीनस के ऊपर, इस क्लाउडी एटमॉस्फेयर के कारण उस सनलाइट का जो 75 हिस्सा है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और रिफ्लेक्ट होकर के फैल जाता है। तो इसीलिए हमें वीनस जो है ना एकदम ब्राइटली शाइन करता हुआ नजर आता है मोर देन मरकरी प्लैनेट। द प्लैनेट वीनस अपीयर्स वेरी ब्राइट बिकॉज इट्स क्लाउडी एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स 75% ऑफ द लाइट विच इट रिसीव्स फ्रॉम द सन। इन फैक्ट वीनस रिफ्लेक्ट्स मोर सनलाइट देन एनी अदर प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। आप वीनस को किसी भी दूसरे प्लैनेट से कंपेयर कर लोगे तो वीनस सभी प्लैनेट से सबसे ज्यादा अपने ऊपर पड़ने वाली सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, एंड हेंस इट अपीयर्स टू बी द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। बीइंग क्वाइट नियर टू द सन द प्लैनेट वीनस इज वेरी हॉट। और क्योंकि ये सन के बहुत नजदीक होता है तो ऑब्वियसली मतलब मरकरी के बाद में तो ऑब्वियसली बात है गर्म भी ज्यादा होगा। द प्लैनेट वीनस ऑल्सो गेट्स हीटेड एक्सेसिवली बाय द ट्रैपिंग ऑफ द सन्स हीट रेज बाय कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर विच इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में मेनली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, सन में जो आप बोल सकते हो कि जो हीट रेज हैं उन हीट रेज को जो है ना एक्सेसिवली ट्रैप कर लेती हैं, जिसके कारण वीनस बहुत ही गर्म हो जाता है। भाई सन रेज को अगर कोई ट्रैप कर लेगा, सन रेज में तो बहुत गर्मी होती है, तो अगर रेज ट्रैप हो रही है तो गर्मी भी ट्रैप हो रही है, और अगर गर्मी ट्रैप होगी तो प्लैनेट गर्म होगा ही ना। इसको आप बोल सकते हो कि ये क्यों हो रहा है, बाय कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। द नियरनेस टू द सन अलोंग विद इट्स हीटिंग कॉज्ड बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट मेक्स वीनस द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब क्योंकि मरकरी के बाद वीनस ही सन के सबसे नजदीक है, और क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट वहां पे हो रहा है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना हमारे प्लैनेट पे भी जो है ना बढ़ रही है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट में बेसिकली बहुत सारी गैसेज होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है कि जो भी, अगर मैं अपने प्लैनेट की बात करूं तो जो भी सनलाइट आ रही है ना, उसमें जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस हैं उनको तो ओजोन लेयर आने नहीं देती है। तो जो भी सनलाइट आ रही है वो अर्थ के सरफेस पे पड़ी, और जैसे कि ये सनलाइट आ रही है सरफेस पे पड़ी, सरफेस पे पड़ने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ऊपर कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी। और एटमॉस्फेयर में कौन है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी ना, इस रिफ्लेक्टेड लाइट को आप बोल सकते हो कि
ट्रैप कर लेगी। और ट्रैप करने से क्या होगा भाई, अगर सनलाइट को ट्रैप कर रहे हैं इसका मतलब क्या कि उसको आप उसकी हीट को ट्रैप कर रहे हो, तो इस हीट से क्या होगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो आप बोल सकते हो कि बढ़ जाएगा। भाई कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है कि अर्थ के सरफेस पे जो भी सनलाइट आई थी वो रिफ्लेक्ट हो रही थी, रेडिएट हो रही थी, तो उसी रेडिएटेड आप बोल सकते हो कि लाइट को कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एटमॉस्फेयर में थी उसने ट्रैप कर लिया। तो उस सनलाइट के कारण आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा अर्थ के सरफेस का और उसके एटमॉस्फेयर का। अब क्योंकि इतना पोल्यूशन हो रहा है, हर एक के पास जो है ना बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, गाड़ी लोग चलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण एयर में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ रहा है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा उतना आप बोल सकते हो कि वो सन रेडिएशंस को वो क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे, और जितनी ट्रैपिंग होगी टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए आप लोगों ने कई बार अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बोलते हुए सुना होगा कि आजकल कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है, हमारे समय पे तो कूलर निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, स्पेशली समर सीजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे पोल्यूशन ज़्यादा है, तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं बेसिकली वो बढ़ रही हैं, और उनके बढ़ने के कारण सन की जो सनलाइट है वो ज़्यादा ट्रैप हो रही है, जिसके कारण जो टेम्परेचर है वो बेवजह इंक्रीज हो रहा है। तो दो मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, इट इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट। ये दिमाग से अपने बात निकाल देना कि भाई मरकरी सबसे पास होगा सन की, तो सबसे गर्म प्लैनेट भी वही होगा, ऐसा नहीं है। वीनस है क्या सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट, क्योंकि सन के नज़दीक भी ये है आफ्टर मरकरी, लेकिन क्योंकि इसका प्लैनेट है, प्लैनेट में मतलब इसका एक एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ये गैस क्या करती है, एक्सेसिव सन की जो हीट रेज हैं उनको ट्रैप कर लेती है, जिसके कारण टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण और इसका जो डिस्टेंस है सन से, उसके कारण वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, और हॉटेस्ट प्लैनेट इज वीनस। ठीक है, द प्लैनेट वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड अ मॉर्निंग स्टार और एन इवनिंग स्टार। इसको भी हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार बोल सकते हैं। द प्लैनेट वीनस कैन बी सीन ईदर एज अ मॉर्निंग स्टार इन द ईस्टर्न स्काई जस्ट बिफोर सनराइज, और एज एन इवनिंग स्टार इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर द सनसेट। बेसिकली सूरज उगता कहाँ से है, ईस्ट से ना, और मतलब अर्थ की मैं बात कर रही हूँ, ईस्ट से उग रहा है, वेस्ट में जाकर ढल रहा है। तो जब उग रहा है सनराइज के जस्ट पहले आपको वीनस दिखाई देगा मॉर्निंग स्टार की तरह, कहाँ, ईस्टर्न स्काई में, और सनसेट के जस्ट आप बोल सकते हो कि बाद में आपको जो वीनस है वो एक इवनिंग स्टार की तरह नजर आएगा इन द वेस्टर्न स्काई। Planet Venus can be seen as a morning star or as an evening star because it lies inside the orbit of the Earth just like Mercury। जैसे कि हमने मरकरी के बारे में पढ़ा था कि हमको मरकरी क्यों दिखाई दे रहा है अर्थ से, क्योंकि वो अर्थ के ऑर्बिट में आता है। तो वीनस भी हमको क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि वीनस भी तो अर्थ के ऑर्बिट में ही आता है ना, उसके इलाके में आता है, तो इलाके में जो चीज़ें आएंगी वो तो दिखाई देंगी ही। द प्लैनेट वीनस ऑल्सो शोज फेजेस लाइक द मून, और प्लैनेट वीनस भी क्या करता है, मून की ही तरह फेजेस शो करता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट वीनस लाइज इनसाइड द अर्थ ऑर्बिट। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वीनस है वो अर्थ के ऑर्बिट में रहता है। तो जैसे कि ये क्या है, ये अर्थ है, और ये हम खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं भाई, अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं, और एक बढ़िया सा इस बार टेलीस्कोप लेकर के खड़े हैं कि जो भी फेजेस होंगे ना वीनस के, उनको अब हम और क्लियरली देखेंगे। ठीक है ना, तो वीनस आप देख सकते हो कि ये सन है और ये वीनस है, तो वीनस क्या कर रहा है, सन के अराउंड आप बोल सकते हो कि रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है ना, तो अर्थ पे हम खड़े हैं, और हम खड़े रह करके हमें ऐसा नजर आ रहा है कि वीनस के सरफेसिस पे जैसे जैसे जो वीनस है वो सन के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो वीनस के सरफेस पे ना लाइट तो पड़ रही है, सनलाइट तो पड़ रही है, लेकिन अलग अलग क्वांटिटी में पड़ रही है। ऐसा हमें नजर आ रहा है भाई, हम प्लेनेट अर्थ पे खड़े हैं, तो अर्थ पे रह करके हमको ऐसा लगता है कि वीनस प्लेनेट पे जो सनलाइट पड़ रही है, तो आप बोल सकते हो कि अलग अलग क्वांटिटी में सनलाइट पड़ रही है। जैसे कि देखो वीनस अभी सामने है, तो हमें ऐसा लगेगा कि वीनस एकदम चांद की तरह, फुल मून की तरह शाइन कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे, इसके इतने सारे सरफेस पे क्या हो रहा है, सनलाइट पड़ रही है। तो जब इतने सारे सरफेस पे सनलाइट पड़ेगी तो वीनस ब्राइटली शाइन करता हुआ नजर आएगा ना, एक फुल मून की तरह। फिर इसके बाद में जैसे जैसे ये क्या होगा, वीनस इधर की तरफ आएगा, तो वैसे वैसे क्या होगा, जैसे कि अगर आप इसकी बात करोगे तो इस वाले तरफ क्या हो रहा है कि वीनस पे केवल इस साइड में सनलाइट पड़ रही है। तो हम अर्थ से जब खड़े होकर के देखेंगे वीनस को, तो हमें ऐसा लगेगा कि देखो वीनस के केवल इस साइड में क्या हो रहा है, सनलाइट पड़ रही है। तो जिस साइड सनलाइट पड़ेगी वो साइड दिखाई देगा, लेकिन आधे साइड पे तो सनलाइट पड़ ही नहीं रही है ना। तो जब सनलाइट नहीं पड़ेगी तो वो पार्ट तो दिखाई देगा नहीं। तो हमारी ऑब्जर्वेशन कहाँ से हो रही है, अर्थ से हो रही है। हमको दिख रहा है कि वीनस पे
अब केवल इस पार्ट पे सनलाइट पड़ रही है, तो जो पार्ट पे सनलाइट पड़ रही है वो दिखाई देगा, आधे पार्ट पे नहीं पड़ रही तो वो दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमको यहाँ पे वीनस एक आधे चांद की तरह नजर आता है। कुछ इसी तरीके से, ठीक है ना, जैसे कि हमने मरकरी में पढ़ा था, तो जहां जहां प्लैनेट्स के ऊपर सनलाइट पड़ रही है वो पार्ट हमको दिखाई देगा, जिस पे नहीं पड़ रही है वो दिखाई नहीं देगा। इसीलिए प्लैनेट्स आप बोल सकते हो कि मरकरी और वीनस मून की तरह क्या करते हैं, फेजेस शो करते हैं। अर्थ से हमको देखने पर ऐसे ही लगता है, क्यों? क्योंकि अर्थ के ऑर्बिट में ही वीनस और मरकरी आते हैं। So, as Venus revolves around the sun, its sun-lit surface is presented to the Earth in varying amounts. तो उसका जो sun-lit surface होगा, जब Venus sun के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो Venus का जो sun-lit surface होगा is presented to the Earth in varying amount. Varying amount में जो है ना अर्थ को प्रेजेंट किया जाएगा। This produces the phases of Venus. There is no evidence of life on the Venus planet. लाइफ का कोई एविडेंस मिला नहीं है प्लैनेट वीनस पर। लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट। ऑब्वियस सी बात है ना, इतना गर्म प्लैनेट है वीनस के लिए, हम बोल रहे हैं कि ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, तो कहाँ से जो है ना लाइफ पॉसिबल होगी। ऑल्सो कोई पानी नहीं है यहाँ पे, और ऑक्सीजन भी जो है ना यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड तो भर भर के, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है जो कि हमें चाहिए। तो ना पानी है ना ऑक्सीजन है सफिशिएंट, और ना ही आप बोल सकते हो कि गर्मी बहुत है, तो फिर लाइफ कहाँ से पॉसिबल होगी। तो वीनस के पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है और कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। Mercury and Venus are the only two planets of the solar system which have no satellites or moons revolving around them. Venus planet is called शुक्र ग्रह in हिंदी, और Venus को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्र ग्रह बोलते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो अब एक काम करते हैं, जो प्लैनेट अर्थ है ना, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमारे नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। सबसे पहले तो हमने सोलार सिस्टम की एक प्रॉपर एक बेसिक डेफिनेशन देखी थी। इसके बाद में हमने प्लैनेट्स के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस किया था, और फिर हमने मरकरी और वीनस इन दोनों ही प्लैनेट्स को एकदम डिटेल में डिस्कस कर लिया है, इनके बारे में पढ़ाई कर ली है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में जो रिमेनिंग प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक आप क्या करोगे, अरे विजिट कर लो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। कैसे विजिट करोगे, तो गूगल पे टाइप करना magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे तो आपके सामने आएगा ये वाला पेज, जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आपके पास क्लास 12th से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होते हैं अवेलेबल। इसी पेज में आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का भी ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। इस ऑप्शन को जब आप और एक्सप्लोर करोगे तो यहाँ पे आपको क्लास 8th का ऑप्शन नज़र आएगा। जैसे ही आप इस क्लास 8th के ऑप्शन पे जाओगे, आपको क्लास 8th के सभी सब्जेक्ट्स दिखाई देने लग जाएंगे। साइंस है, मैथ्स है, हिंदी है, सब कुछ है। साइंस के लेक्चर देखने के लिए आप क्या करोगे, क्लास 8 साइंस के ऑप्शन पे टैप करोगे या क्लिक करोगे। जैसे ही करोगे क्लिक, तो आपके सामने खुल जाएगा ये वाला पेज, जहां पर लिखा रहेगा क्लास 8 साइंस NCERT बाय विभूति खरे। अब अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उन सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स यहाँ पे हो जाएंगे आपको अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो लेक्चर मिलेगा वो होगा सिलेबस ओवरव्यू का, जहाँ पर हमने देखा था कि क्लास 8 साइंस के सिलेबस में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप सिलेबस ओवरव्यू के वीडियो पे जाओगे, आपके सामने ये वाला ओवरव्यू का जो लेक्चर है वो खुल जाएगा। अब इस लेक्चर को देखने के बाद में आपको रियलाइज हुआ है कि यार आज से हमको क्या करना है, जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट वाला, वो हमें देखना है। तो आप कैसे देख सकते हो, इस सिलेबस ओवरव्यू वीडियो के नीचे यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ना। इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है ना, वो आपके सामने खुल जाएगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे जाओगे नेक्स्ट वीडियो पे, तो आपके सामने जो फर्स्ट चैप्टर है उसका पहला लेक्चर खुल करके आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप नेक्स्ट वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करते जाना और नए नए लेक्चर्स देखते जाना। फ़ायदा क्या होता है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने का, कि यूट्यूब पे आपकी अक्सर कंप्लेंट होती है कि मैम आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, मिलती भी है तो उसमें लेक्चर्स का जो सीक्वेंस है वो इतना ऊपर नीचे होता है कि हमें नहीं समझ में आता है कि कौन से लेक्चर के बाद में कौन सा देखना है। तो जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते हो तो यहाँ पे एज सच आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है।
क्योंकि यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपरली सीक्वेंस में अरेंज्ड मिलते हैं, प्लस यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल, और कोई एड्स और कोई ब्रेक्स भी नहीं आते हैं, है ना। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.